सर रियल रिच का मतलब क्या होता है? क्या फेक रिच भी होते हैं? लंबा आंसर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो ऐसे कहूंगा कि दिल खोल के आंसर दीजिए, क्योंकि आज मैं उन लोगों के लिए बैठा हूँ ना जो हर बार ये शिकायत करते हैं कि अरे आप तो मतलब बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं। आज हम उनकी बात करेंगे जो हम जैसे हैं, जिनको देख के हमको लगता है बड़े पैसे वाला आदमी होगा, ये तो वो फेक रिच है, तो ये कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। आप कहते हो कि आप भले ही अपने घर में अकेले रहने वाले हो, लेकिन कमाने वाले दो चाहिए, ये दूसरा कौन है? हम ये नहीं समझते हैं कि हम तो कमाते ही हैं, हमारा पैसा भी कमाता है। 4 पिलर्स होते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। ऐसे पैसा बचता है और ऐसे पैसा बनता है। अभी तो मैंने किताब के पन्ने को छुआ ही नहीं है, जब उसको उधेड़ूंगा ना तो और मजा आने वाला है। पैसा पहले कहाँ जाना चाहिए और इस ट्रेडिंग को आप कैसे लेते हैं? देखिए, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका पैसा ना 100%, 1000%, लाख % का भी रिटर्न दे सकता है। ओके। वो स्टॉक मार्केट नहीं है, वो म्यूचुअल फंड नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो बैंक नहीं है। क्या ईएमआई से वो अपने सपने पूरा कर रहा होता है, या अपने जिंदगी की पहली गुलामी की शुरुआत कर रहा होता है जब उसके पास पैसे नहीं होते और जबरदस्ती ईएमआई पे वो काम करता है? बचपन से बहुत सारी इच्छाएं दबी होती है और हमने भी सोच रखा होता है एक बार नौकरी लग जाए, उसके बाद सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, सब दिखाएंगे। हमारी औकात नहीं है उस चीज को खरीदने के लिए, लेकिन हम फिर भी खरीदते हैं ईएमआई पर। वो प्रॉब्लम है। सही वर्ड आपने यूज किया कि औकात नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए हम खरीदते हैं और फंस जाते हैं। तब फंसते हैं। मर भी नहीं सकता वो, लेकिन मर मर के जिंदगी जीता है वो। जाने कितने लोग इसमें कमेंट में आके बोलेंगे मेरे साथ ऐसा ही हुआ। 10 में से 9 के साथ होता है सर। लग्जरी बाइक चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, अच्छी घड़ी चाहिए हाथ में। मिडिल क्लास के पास कभी बचता है आपको लगता है? बचाते नहीं है सर। आजकल तो एक टैगलाइन चल रही है, आज में जियो कल की चिंता क्या करनी। ये तो और मार रहा है लोग, ये तो और मार रहा है। ये दिल चाहता है आज में जियो, कल का किसने देखा है, उड़ाओ जिंदगी जियो। अच्छा, बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? बच्चे जवान नहीं होंगे क्या? ये सारे सिचुएशन आने वाले हैं, तब पैसा कहाँ से आएगा? समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसको समझ में आ जाएगा उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, नहीं समझ में आएगा तो भैया राम राम। मैं कहता हूँ लड़के की शादी 20, 21 साल, 22 साल में हो जानी चाहिए। अच्छा, गर्लफ्रेंड का पर्पस क्या है? मैं बुरा लग जाएगा बहुत लोगों को। अल्टीमेट गोल होता है, यही सत्य है। सत्य है ना? आपका टाइम, एनर्जी सब खराब कर रहा है। कहाँ से करियर में फोकस कर पाओगे? कोई दोष नहीं है, इसको सेटिस्फाई कर दो ना। इनकी हरकतें सारी गरीबों वाली होती है। बनना इनको अमीर है। सरकारी नौकरी के पीछे बिहार यूपी में क्यों पागल हैं? भैया लग जाए तो लाइफ सेटल हो जाएगी। और जिसकी लग जाती है ना वो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर भी घूम नहीं पाता है। सर, कितने आईएएस सुसाइड करते हैं? हाँ, भारत के अलग अलग कोनों में भटकते रहते हैं। मैं पूछता हूँ किधर है सेटलमेंट? लग गई सरकारी नौकरी, हुए सेटल? सेटल क्यों नहीं होना चाहिए? हम जब तक एक्टिव हैं जिंदा, इनएक्टिव हुए खत्म। हम कमाते भी हैं नहीं, हमारा बचता नहीं है। निकम्मेगिरी होती है सर, और कुछ नहीं। पैसे के साथ हरामखोरी होती है और कुछ नहीं। एक तो पेट की भूख होती है, एक मन की भूख होती है, एक पेट से नीचे की भी भूख होती है। गजब गजब बोला आपने। ये तीनों भूख न जाने कहाँ ले जाके मार्केट में खड़ा करती है, आदमी को पता भी नहीं चलता। बर्बाद कर देते हैं सर, बर्बाद कर देते हैं। मुझे जरा बताइए कि कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है? मुझे किसी एग्जांपल के साथ बताइएगा। मेरा गोल 1 करोड़ रुपए का है। 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। ठीक है। मैं साल का 15% अगर मान लूँ, 18 साल लगेंगे 1 करोड़ बनने में। अच्छा, इसमें अच्छा नहीं करने की बात है। 15वें दिन तो 16,000 बना है। हाँ। लेकिन 30वें दिन ये 53 करोड़ रुपए बन जाएगा। 53 करोड़? 53 करोड़। 1 रुपया 1 करोड़ में बदल गया। ये कंपाउंडिंग होती है। अच्छा, इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। वो 10-15 कौन से क्षेत्र हैं जहाँ कोई जाकर के निवेश कर सकता है, छोटे से लेके बड़ा तक? सर, क्षेत्र तो बहुत सारे हैं। रीट में इन्वेस्ट कर लो। ये रीट क्या होता है? समझा ही देता हूँ आपको, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सेम व्यवसाय, लेकिन वो टॉप पे निकल गया, दूसरा फेल हो गया। गलती कहाँ हुई होगी उससे? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों को बराबर चीजें दी गई थी ना। उसने बिटिया की शादी में 500 करोड़ फूंक दिए। हमको लग रहा है कि 700 करोड़ है, बहुत ज्यादा उड़ा दिया। अरे हम अपनी औकात के हिसाब से सोच रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग पे कौन सी टी शर्ट होती है, कौन से ब्रांड की? जितने लग्जरी ब्रांड्स हैं, एक डेटा मैंने पढ़ा था कि इनको खरीदने वाले ज्यादातर वो लोग हैं जो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे से। ठीक है, लग्जरी दिखाना भी कर भी लो, औकात बना लो पहले उसके लिए। ईएमआई से औकात नहीं दिखाया जाता। मुर्दे में भी जान डाल देगी ये लाइन, और ये समझने वाली बात है। एक वनवास का पीरियड तय करना पड़ेगा अपनी जिंदगी में। आपकी नज़र में पैसा कमाना महत्वपूर्ण है या बचाना? ज़्यादा प्योरिटी की बात कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कमाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे? कि जब सब लोग सोने की खुदाई कर रहे हों तो आपको सोने की खुदाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि सामान बेचना चाहिए। ये कहानी का तात्पर्य क्या था? पूरी दुनिया आज यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कंटेंट कंज्यूम कर रही है। कुछ लोग कंटेंट बनाने में लगे हैं। पैसा कौन बनाएगा? आपके लिहाज से क्या है सही? कौन कौन सी उम्र में कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए? पूरी किताब याद कर ली आपने, लग रहा है। अरे मैंने आपकी किताब को 2 बार पढ़ा है। लगाओ पैसे कमाने में,
जा छोड़ फिर सब भरपूर मिलेगा। पैसा कमा। हाँ सब मिलेगा, सब मिलेगा। कुछ भी हो जाए साला आज हम खत्म करके ही मानेंगे। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह के इंतजाम होने चाहिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी तब तक वनवासी वाला जीवन जियो जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल ना कर लो। बहुत पते की बात बताया आपने। इमरजेंसी फंड बनाओ, इमरजेंसी फंड रखो। आपने अपनी किताब में इसको जरा विस्तार से लिखा है, इसको जरा बताइए ना कि कुछ मिनट या कुछ दिन लगेंगे सर सब कुछ बर्बाद होने में। बिल्कुल रातों रात लोग खराब रातों रात खत्म हो जाते हैं लोग। और कैसे कितने एग्जाम्पल हैं, कितने ही बहुत एग्जाम्पल हैं। इधर बीच मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े हैं और लगातार आप लोग ये कह रहे थे कि जब भी मैं फाइनेंस पे किसी से पॉडकास्ट करता हूँ तो आप ये कहते हैं कि मैं बड़े लोगों की बात करता हूँ। इधर बीच एक किताब मेरे हाथ लगी है जिसका नाम है द रियल रिच। जब मैं उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी फाइनेंस पे किताब लिखी गई है जो एक व्यक्ति सिर्फ पढ़ना जानता हो तो उसको पूरी फाइनेंस की नॉलेज दे देगी, क्योंकि इससे सिंपल कोई दूसरी किताब हो ही नहीं सकती। लेकिन एक जगह पे आके दिमाग मेरा अटक गया, वो ये कि द रियल रिच का मतलब क्या होता है, क्या फेक रिच भी होते हैं? और जब उस किताब के राइटर के बारे में मैंने जाना तो मुझे लगा कि इनके साथ तो पॉडकास्ट करना चाहिए। और ये अर्जी मैंने 9 महीना पहले लगाई थी और आज ये समय मिला है। तो बात बस इतनी सी है कि आपकी वो सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी जो अब तक आपने ये कहा है कि बात हमेशा सिर्फ बड़े लोगों की होती है। क्योंकि आज जो मेरे गेस्ट हैं उनको आप बखूबी जानते होंगे, उनके कंटेंट को देखा होगा आपने। तमाम कंपनियां उनसे कंसल्टेंसी लेती हैं, तमाम लोगों ने उनकी वीडियोस को सुन करके अपने बिजनेस खड़े किए हैं। और मज़ेदार बात क्या कि वो पूरब से आते हैं, तो आपको एक ऐसी भाषा शैली में ये सब कुछ जानने को मिलेगा जहां मज़ा आ जाएगा। तो आइए हम स्वागत करते हैं सागर सिन्हा जी का। धन्यवाद शैलेश भैया जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन मज़ेदार बात तो ये है कि 9 महीना लग गया आप तक पहुँचने में। अरे वो बस समय का हेर फेर था और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताएं हम आपको, आपकी एक चीज़ ना मुझे बड़ी परेशान करती रही। सबसे पहले तो आपकी किताब ने मुझको परेशान किया। मैं अमूमन एक किताब कई बार होता है कि वो ख़त्म नहीं हो पाती। आपकी किताब को 2 बार पढ़ा हूँ मैं। 2 बार? 2 बार। क्यों? पहली बार इसलिए कि वो बड़ी सिंपल थी और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा 100-125 पेज की किताब है वो, शायद इतना है। एग्जैक्ट वो पन्ना मुझे याद नहीं है, लेकिन पहली बार मज़ा आया। दूसरी बार मैंने सवाल तैयार किए क्योंकि कई जगहों पे मेरी निगाह ना अटक गई। सबसे पहले तो यहीं अटक गई कि द रियल रिच क्या होता है, क्या फेक रिच भी होते हैं क्या? लंबा आंसर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो ऐसे कहूँगा कि दिल खोल के आंसर दे दे, क्योंकि आज मैं उन लोगों के लिए बैठा हूँ ना जो हर बार ये शिकायत करते हैं कि अरे आप तो मतलब बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं। आज हम उनकी बात करेंगे जो हम जैसे हैं। देखिए होता क्या है, समाज में ना 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो कैटेगरी के लोग जो कमाते धमाते हैं, लेकिन उनका ज़्यादातर पैसा ना ये दिखाने में चला जाता है कि मेरे पास पैसा है। मतलब वो पैसे को खर्च करके लोगों के मन में ये फीलिंग डाल रहे हैं कि मेरे पास पैसा है। ओके। जबकि वो पैसा खर्च कर रहे हैं। वो पैसा खर्च चाहे कपड़े में हो रहा है, जूते में हो रहा है, ब्रांडेड गाड़ियों में हो रहा है, किसी भी चीज़ में हो रहा है। मतलब दूसरे देखें कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ, उनका सारा ही पैसा इस चीज़ में चला जाता है। तो असल में ऐसा करके वो अमीर तो दिख जाते हैं, लेकिन ना वो अमीर होते हैं और ना ही कभी अमीर बन पाते हैं। क्योंकि अमीर बनने के लिए पैसे को कंपाउंड कराना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, धंधे में लगाना होता है। लेकिन ये सारा काम मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे होते हैं। इनका पैसा कहाँ जा रहा होता है? कपड़े में, जूते में, ब्रांडेड चीज़ों में, फ़ोन में, फ्रिज में, गाड़ी में, बाइक में। इन सब जगहों पे पैसा कंपाउंड नहीं होता। जहाँ से कुछ नहीं आना, जहाँ से कुछ नहीं आता, इनका पैसा वहाँ जाता है। तो ये कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। लेकिन हाँ, दिखने वाला इनका काम पूरा हो जाता है। तो जो ऐसे दिखने वाले लोग हैं जिनको देख के हमको लगता है बड़े पैसे वाला आदमी होगा ये, तो वो फेक रिच है। ओके। हाँ, और दरअसल अमीर कौन है? जिनको शायद देख करके आपको ना लगे कि ये पैसे वाला आदमी है। नॉर्मल सी शर्ट, नॉर्मल सी पैंट पहन रखा है, हवा में झूलता हुआ इसका शर्ट है, लेकिन बैंक बैलेंस में पता चले 500 करोड़ रखा हुआ है उसके, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है, 2000 करोड़ के धंधे का मालिक है। वो अमीर है। जिससे गुजराती स्कूटी से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि अरबपति आदमी है। अच्छा एक चीज़ और आपकी बहुत परेशान करती है मुझे। अभी तक इस सवाल को ना मैं बचा के रखा था कि मैं आपसे ही पूछूंगा। आप कहते हो कि आप भले ही अपने घर में अकेले रहने वाले हो, लेकिन कमाने वाले 2 चाहिए। भाई बीबी है नहीं, परिवार में कोई दूसरा कमाता नहीं, इकलौता वो कमाने वाला है, और आप कहते हैं कि आप अकेले रहो लेकिन कमाओ 2 लोग। ये दूसरा कौन है? हाँ, ये मैं कहता हूँ कि आप कितने भी अकेले हो, घर में चाहे अकेले रहते हो,
लेकिन कमाने वाले आपके साथ 2 लोग होने चाहिए। अब 2 लोग कहाँ से आएंगे, सवाल बिल्कुल वाजिब है। दरअसल ये मेरे कहने का इंटेंशन ये है कि भले ही आदमी अकेला रहे घर में, फिर भी 2 लोग कमाने वाले हो सकते हैं उसके लिए। कैसे? एक तो वो आदमी खुद कमाएगा, दूसरा उसका पैसा भी कमा करके लाएगा। जो भी पैसा कमा रहा है, चाहे वो 10,000 कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, जो भी पैसा कमा रहा है उसका पैसा कमा करके और पैसा लाएगा। अब पूछो कैसे? कैसे? ज़्यादातर लोग क्या होता है, जब पैसा कमाते हैं मेहनत करके, वो पैसा चीज़ों को खरीदने में लगाते हैं, मतलब दुकानदार को देते हैं। वो किसी भी चीज़ का दुकानदार हो सकता है। अब पैसा गया सीधा दुकानदार के पास, तो आपका पैसा आपके हाथ में बचा? नहीं। क्या बचा आपके हाथ में? चीज़ें बची। ठीक है। और चीज़ें काम करके पैसा और नहीं लाती आपके घर में। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो पैसा और पैसा कमा करके लाएगा। पूछो कैसे? आप अगर एफडी जैसी जगहों में पैसा डालते हो, तो 7-8% देती है साल का, मतलब 8% 7% कमा के ही तो ला रही है वो। बिल्कुल ला रही है। आप अगर म्यूचुअल फंड में डालते हो तो 12-15% वो पैसा कमा करके लाती है। स्टॉक्स में डालते हो, अच्छे स्टॉक्स में डालते हो, 20%, 25%, 30% वो कमा के ही तो लाता है। गोल्ड में डालते हो, पीपीएफ में डालते हो, प्रॉपर्टी में डालते हो, वो सब जगह जहाँ पर पैसा बढ़ता है। इसका मतलब क्या है? पैसा आपने डाला कहीं पे 100 रुपया, लेकिन अगले साल वो 110 रुपया हो गया। ये 10 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आया? मैं लेके आया क्या? नहीं, वो पैसा खुद लेकर के आया। हमने 1 लाख रुपए डाला, अगले साल 1,10,000 रुपया हो गया। वो 10,000 मैंने कमाया क्या? नहीं, मैंने तो 1 लाख कमाया था। वो 1 लाख कमा करके मैंने दे दिया, कहीं डाल दिया, किधर भी। वो 10,000 एक्स्ट्रा आया, उस पैसे वो पैसा कमा के लाया। हम ये नहीं समझते हैं कि हम तो कमाते ही हैं, हमारा पैसा भी कमाता है। लेकिन ये पैसे को अगर आप दुकानदार को दे दोगे तो दुकानदार फिर पैसे से पैसा कमाएगा, हम नहीं कमाएंगे। अच्छा, मजेदार बात कहना, मैंने कहावतें सुनी थी कि पैसे वाले आदमी का ना पैसा उसके लिए पैसा कमाता है, वो तो आराम से बैठता है चिल मार करके। अब मुझे समझ में आया कि वो पैसे को कमाने पे लगा देता है और मस्त उसके पास जो है पीछे से कमाई आती है, उसकी ज़िंदगी ऐसे चल रही होती है। हाँ। अच्छा, आपने एक बात कही ना कि चाहे वो 10,000 वाला हो या 10 लाख वाला, बड़ा मेरे कमेंट में ये सवाल आता है कि भाई मेरी कमाई तो 10 से 25,000 रुपये तक की है, 10,000 से। ऐसे लोग अगर आपके पास आते हैं तो आप उनको क्या सलाह देते हैं अपनी कमाई बढ़ाने के लिए या और कमाने के लिए? देखो, ऐसे लोग को ना सबसे पहले, अगेन इसका लॉन्ग आंसर देता हूँ। सबसे पहले जो फिनेंशियल लिटरेसी होती है ना, ये फिनेंशियल लिटरेसी समझना ज़रूरी है। और इसको ना हर इंस्टीट्यूशन, हर तरीके का इंस्टीट्यूशन अपने अपने तरीके से को समझाता है। जैसे आप किसी म्यूचुअल फंड वाले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ या कंपनी के पास जाओ, वो आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताएगा और कहेगा ये फिनेंशियल लिटरेसी है। आप किसी सीए के पास जाओ, वो टैक्सेस के बारे में बताएगा, कहेगा ये फिनेंशियल लिटरेसी है। किसी स्टॉक ब्रोकर के बारे पास जाओ, वो स्टॉक्स के बारे में बताएगा, बोलेगा ये फिनेंशियल लिटरेसी है। बैंक के पास जाओ, वो एफडी में के बारे में और 4 तरह के इंश्योरेंस के बारे में बताएगा, वो बोलेगा फिनेंशियल लिटरेसी है। असल फाइनेंशियल लिटरेसी तो कोई बता ही नहीं रहा। ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन अपना अपना माल बेचने के चक्कर में आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट सिखा रहे हैं। असल फाइनेंशियल लिटरेसी तो है ही नहीं। असल फाइनेंशियल लिटरेसी ये होती है, अब जैसे 10,000 या 25,000 कमाने वाला आदमी, वो जो भी कमा रहा है उस पैसे का इस्तेमाल वो कैसे कैसे करे। ठीक है। दरअसल 4 चीज़ें होती है पैसे का इस्तेमाल के बारे में जब हम बात करते हैं। 4 पिलर्स होते हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में। पहला अर्निंग, पहले तो कमाई होगी ना, पहला अर्निंग, दूसरा सेविंग, तीसरा इन्वेस्टमेंट और चौथा एक्सपेंस। अच्छा, चौथा एक्सपेंस। आदमी क्या करता है, बीच के 2 को गायब कर देता है। पहले से सीधा लास्ट वाला, अमेज़न का वो लोगो होता है ना ऐसा करके, इधर तो पहले से सीधा लास्ट वाला। आदमी बीच के 2 को गायब कर देता है। या बीच के 2 को कभी कभी क्या करता है, कुछ समझदार लोग हो जाते हैं, थोड़ा टाइम बाद फाइनेंशियल लिटरेट हो जाते हैं, तो लास्ट में लेकर के आते हैं। पहले अर्निंग, फिर एक्सपेंस, फिर सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट। दरअसल पैसा आप जो कमा रहे हो ना सर, आपको पहले सेव करना है। आप इसको ऐसे सोचो, जब आपकी ईएमआई बंध जाती है किसी चीज़ के लिए, बाइक ले लिया, बाइक की हर महीने की 10 तारीख को ईएमआई जानी है, आपकी सैलरी 1 तारीख को आ रही है। सर 1 तारीख को आप जो भी महीने का खर्चा प्लान करोगे ना, सबसे पहली सोच आपकी क्या होगी? ईएमआई जाए। 10 तारीख को जो ईएमआई जाएगी उसको अलग कर पहले, बाकी सारे खर्चे। हमारा माइंडसेट ईएमआई जैसा हमको बना करके अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग को करना पड़ेगा। अगर मेरी 25,000 की सैलरी है और मुझे पता है कि 5,000 रुपये हर महीने मुझे बचाने ही हैं, तो जैसे ही अकाउंट में घंटी बजती है, सर फर्स्ट माइंडसेट अपने 25,000 को लेकर के पहला माइंडसेट ये हो कि 5,000 तो अलग कर, बाकी 20 में देखते हैं अब क्या क्या करना है। ऐसे पैसा बचता है और ऐसे पैसा बनता है।
अभी तो मैंने किताब के पन्ने को छुआ ही नहीं है, जब उसको उधेड़ूंगा ना तो और मजा आने वाला है। लेकिन एक बात मैं दावे से कर सकता हूँ, जो मेरे दर्शक है ना, उनकी जो शिकायत थी ना, आज वो दूर हो जाएगी। आपने बचत की बात की। आजकल क्या होता है ना, आप देखते होंगे लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, जो भी पैसा आता है वो सोचते हैं ट्रेडिंग से पैसा कमा लेते हैं, वो सब भाग करके यूथ जो है ट्रेडिंग पे जाता है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट या बर्न या फिर स्किल पे काम करना चाहिए? पैसा पहले कहाँ जाना चाहिए और इस ट्रेडिंग को आप कैसे लेते हैं? देखिए, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका पैसा ना हाँ 100%, 1000%, लाख % का भी रिटर्न दे सकता है। ओके। वो स्टॉक मार्केट नहीं है, वो म्यूचुअल फंड नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो बैंक नहीं है, वो है स्किल डेवलपमेंट। ओके। मतलब खुद पे लगाया गया इन्वेस्टमेंट आपको कितने लाख या कितने 1000% रिटर्न देगा, यू नेवर नो। और इनफैक्ट जितने बड़े बिलियनियर आप देखते हो सर, इसलिए वो बिलियनियर नहीं है क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया था, किधर पैसा डाल दिया था, खुद पे इन्वेस्ट किया था, दिमाग लगाया था कि धंधा कैसे बनाया जाए और धंधे को बड़ा कैसे किया जाए, इसलिए वो बिलियनियर है ना। तो पहली चीज़ तो ये समझ में आती है कि स्किल पे लगाया हुआ इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। इसके बराबर दुनिया में कभी कोई ना दे सकता है ना देगा कभी। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई मुझको कि खुद पे इन्वेस्ट करो, स्किल्स को बढ़ाओ, और अब बड़े सलीके से आपने समझाया है कि कैसे आदमी शेयर मार्केट और ट्रेडिंग और ये हो वो उससे कहीं ज़्यादा कमा सकता है। और इसके आप प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, मैं आप पे आऊँगा कि कैसे बिहार से एक लड़का निकलता है और आज वो इतना बड़ा हो जाता है कि तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां राय लेने के लिए आती हैं। तो ये स्किल की ही देन है, मुझे लगता है और कुछ तो नहीं आपने खड़ा किया। नो डाउट। मुझे एक बात बताइए कि आजकल लोग कमाते हैं ना, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं ना, तो वो सबसे पहले जो आप कह रहे थे ईएमआई के थ्रू ना अपनी शौक को पूरा करना चाहते हैं। कोई गाड़ी लेना चाहता है, किसी को फॉर्च्यूनर चाहिए, किसी को स्कॉर्पियो चाहिए, और वो सोचता है ईएमआई पे इसको खरीद लें। तो इसको आप कैसे लिखते हैं कि क्या ईएमआई से वो अपने सपने पूरा कर रहा होता है या अपने ज़िंदगी की पहली गुलामी की शुरुआत कर रहा होता है, जब उसके पास पैसे नहीं होते और ज़बरदस्ती ईएमआई पे वो काम करता है? दरअसल होता क्या है ना सर, कि हम मिडिल क्लास वाले लोग जो हैं, हमारे को पैसे का ऐसा कोई ज्ञान देता नहीं है, तो हम लोग बचपन से ना हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें बची होती हैं। हाँ। पापा गाड़ी दिला दो, नहीं दिला सकते क्योंकि पापा का भी बजट है, हाँ। है ना, ये करा दो तो वो भी नहीं करा सकते, पापा का भी अपना बजट है, घर वालों का बजट है। तो बचपन से बहुत सारी इच्छाएं दबी होती है, हाँ। और हमने भी सोच रखा होता है एक बार नौकरी लग जाए, उसके दिखाते बाद हैं उसके सारी बाद। इच्छाएं पूरी करेंगे, सब दिखाएंगे। और वही होता है, वही हम करते हैं। एक बार नौकरी जैसे लगती है ना, सैलरी जितनी भी हो उससे ज़्यादा के अगर खर्चे हैं, हाँ। और हमको पता चल गया कि क्रेडिट कार्ड के जरिए वो खर्चे पूरे किए जा सकते हैं, सर जी जान लगा करके हमारा पहला गोल ही होता है कि जितने दबी हुई इच्छा है, चाहे फ़ोन के, कपड़े के, जूते के, सब पहले पूरा करो, बाद में देखा जाएगा। ये गलती बेसिकली फिनेंशियल लिटरेसी की जो शुरुआत में हमने बात करी वो ना होने की वजह से होता है, लेकिन इसका अंत बहुत बुरा है। हाँ। बुरा कैसे है, एक आदमी जब पहली बार सैलरी मिलती है और वो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में कोई ना कोई ईएमआई पे कोई सामान उठाता है, कोई फ़ोन उठाता है, आपने जैसे बोला कि गुलामी की शुरुआत हो जाती है। असल में गुलामी की शुरुआत तो उस दिन हो ही जाती है जैसे वो ईएमआई पे लेता है। इसका असल पछतावा उसको आधी ज़िंदगी जीने के बाद पता चलता है। अच्छा। दरअसल होता क्या है, एक आदमी जब ईएमआई पे कोई चीज़ खरीदता है ना, हाँ। उसको मिल गया, वो वहीं तक नहीं रुकता है। हाँ। वो और खरीदेगा, वो और खरीदेगा, वो और खरीदेगा। एक टाइम ऐसा आएगा उसका क्रेडिट कार्ड का फुल पेमेंट वो नहीं कर पाता, मिनिमम ड्यू पेमेंट करके वो अपना घर चलाएगा, काम चलाएगा। 1 लाख रुपये बिल आ गया, भैया 1 लाख तो पे नहीं कर सकते, 5,000 रुपये मिनिमम ड्यू है, 5,000 रुपये मिनिमम ड्यू पे कर दो। यही होता वो पे कर करके निकाल रहा है, लेकिन उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हुई है। है। अब उसको कोई रास्ता पता चलेगा कि भैया मार्केट में एक और क्रेडिट कार्ड आया है जिससे आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हो। यही होता है ना। अब वो दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवाएगा, उससे इसका बिल पूरा खत्म करेगा। अब उसको लगेगा अरे एक क्रेडिट कार्ड का तो पूरा बिल मैंने खत्म कर दिया है, लेकिन इसका तो बचा हुआ है, तो इससे हम खरीद सकते हैं। उससे भी खरीदारी चालू। अब वो जो गलती उसने पहले वाले क्रेडिट कार्ड के साथ करा, दूसरे वाले क्रेडिट कार्ड के साथ भी वही गलती करेगा। अब 2 के बड़े हो गए, 2 हो गए अब ड्यू। अब कोई दूसरा आदमी टकराएगा, वो कहेगा यार एक काम कर, क्रेडिट कार्ड के तो 40% साल के लगते हैं, पर्सनल लोन 10% पे आता है, पर्सनल लोन ले और दोनों क्रेडिट कार्ड का लफड़ा खत्म कर। आदमी पर्सनल लोन ले करके दोनों क्रेडिट कार्ड का लफड़ा खत्म कर देता है। अब उसको क्या लगता है, मैंने दोनों के खत्म कर दिए, ईएमआई क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा जा रही थी, महंगा था, पर्सनल लोन के कम जा रहे हैं, तो अब थोड़ी बचत भी हो रही है, तो अब क्या करें, कुछ और उठा लेते हैं। दरअसल ये स्वभाव बन जाता है सर, स्वभाव बन जाता है, नेचर बन जाता है। और इस बात का एहसास उसको 40 की उम्र, 45 की उम्र तक जब तक एहसास होता है, वो पाता है कि मैं फंस चुका हूँ यार, नहीं निकल सकता।
अगर वो नौकरी कर रहा है तो जरा भी नौकरी में रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि उसको डर है कि अगर नौकरी गई तो इतनी जो ईएमआई खड़ी है वो कैसे जाएगी। वो डर के साए में ज़िंदगी जीता है, फिर फ्रस्ट्रेशन में ज़िंदगी जीता है। उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगी, परिवार से लड़ेगा, बाहर से लड़ेगा, कलीग से लड़ेगा। मर भी नहीं सकता वो, लेकिन मर मर के ज़िंदगी जीता है वो। क्या बात है। ये ईएमआई, पहली ईएमआई यहाँ तक ले जा करके छोड़ती है आदमी को। जाने कितने लोग इसमें कमेंट में आके बोलेंगे मेरे साथ ऐसा ही हुआ। 10 में से 9 के साथ होता है सर, 10 में से 9 के साथ होता है। मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ इसका, तभी तो मुझे भी करके समझ में आया। हाँ हाँ तभी तो आप बता पा रहे हैं। हाँ, तो सॉल्यूशन इसका क्या है? पहली ईएमआई जब कराने का मन करे, हो सके तो उसी वक्त खुद को रोक लो। देखो अल्टीमेट सॉल्यूशन इसका ये है ना, ईएमआई गलत चीज़ नहीं है। अब मान लो किसी को फ़ोन खरीदना है, लाख रुपए का फ़ोन खरीदना है, लाख रुपए का फ़ोन डायरेक्ट वो लाख रुपए दे करके फ़ोन ले ले। दूसरा ये है कि वो मंथली ईएमआई करा ले, जिसमें 5,000 रुपये हर महीने उसको देने हैं, नो कॉस्ट ईएमआई आ रही है उसके, ठीक है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा। ईएमआई तब कराओ जब पूरा पेमेंट दे करके आपके बैंक में इतने पैसे हैं कि पूरा पेमेंट दे करके आप उसको कैश में खरीद सकते हो। अगर 1 लाख का फ़ोन आप यूं पेमेंट करके खरीद सकते हो, ईएमआई कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके बैंक में पैसे बड़े हैं उतने देने के लिए। दिक्कत ये होती है ना, हमारे बैंक में पैसे नहीं है, हमारी औकात नहीं है उस चीज़ को खरीदने के लिए, लेकिन हम फिर भी खरीदते हैं ईएमआई पर। वो प्रॉब्लम है। सही वर्ड आपने यूज़ किया कि औकात नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए हम खरीदते हैं और फंस जाते हैं। तब फंसते हैं। और जितने अपने लौंडे लपाड़े टाइप होते हैं ना सर, ये जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं, वो क्रेडिट कार्ड लेने का पर्पस ही यही होता है उनका कि सैलरी में कुछ बचता नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा खरीद नहीं पाते हैं, क्रेडिट कार्ड ले आओ, एक्स्ट्रा शौक पूरे करेंगे। और उसके बाद वो 40 साल वाला चक्कर शुरू हो जाता है, कहाँ तक ले जा करके मारेगा उसको अंदाजा नहीं है। क्या बात है। अच्छा, क्या होता है ना, ये जितनी कंपनियां होती हैं ना, वो यंग को ही टारगेट भी करती हैं। उनको पता है कि जो मैच्योर व्यक्ति 40 के बाद वाला होगा ना, वो कैलकुलेशन करके बैठा होगा, वो तो लेगा ही नहीं। अब भाई तुम फंसोगे इस जाल में। लोन के लिए दिन रात कॉल आएगा, क्रेडिट कार्ड बनवा लो, लोन ले लो। हाँ, और आजकल तो डॉक्यूमेंट नहीं देना है, मेरे पास आपकी डिटेल है, आपके बैंक का खाता है, हम आपको देने को तैयार हैं। उनको इससे मतलब ही नहीं है कि वो चुकाएगा कि नहीं चुकाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हम तो निकाल ही लेंगे आपसे। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास कोई नया आता है और वो पूछता है मतलब बिजनेस करने के लिए, ये सवाल मेरे पास एक आया हुआ था। वो सवाल कुछ यूँ था कि एक बिजनेस शुरू करने से पहले 3 पैसों की क्लैरिटी कैसी होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि कैपिटल, एक्सपेंस या कैश फ्लो, इन तीनों में किसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आदमी को? फिर से बोलिएगा आप सवाल। ये सवाल ये किसी ने भेजा था मुझे कि जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो पैसे को लेकर इन 3 बातों में से कौन सी क्लैरिटी सबसे ज़्यादा जरूरी है? कैश फ्लो, एक्सपेंस या कैपिटल? देखो, कैश फ्लो तो बेसिक सी चीज़ है, हाँ। वो सबको क्लियर होना ही चाहिए। हाँ। कैश फ्लो का मतलब होता है आपके पास जितना पैसा आता है, चाहे नौकरी से, बिजनेस से, जहाँ से भी, हाँ। वो सारा पैसा इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंस करने के बाद आपके हाथ में कुछ बचता है, हाँ। या घर से देना पड़ता है। हाँ। अगर घर से देना पड़ता है तो आप नेगेटिव कैश फ्लो में जी रहे हो। ओके। अगर आपके पास थोड़े पैसे ही बच रहे हैं, अगर 10,000 रुपये की कमाई है, 9,000 में आपका सारा ही काम हो जा रहा है, 1,000 बच रहे हैं, मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो में हो। मतलब अगर 10,000 की कमाई है और 10,000 ही खर्च हो जा रहे हैं हर चीज़ में, सब कुछ मिला करके, तो आपका कैश फ्लो क्या है? न्यूट्रल है। सबसे पहले सर कैश फ्लो पॉजिटिव होना ज़रूरी होता है। ओके। किसी भी धंधे को शुरू करने के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट को शुरू करने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए कैश फ्लो पॉजिटिव होना ज़रूरी है। क्या बात है। अच्छा, आपकी ना एक चीज़ बड़ी पसंद आ रही है मुझे, एकदम लयबद्धता में बोलते हैं, जैसे कविता लोग कहते हैं ना, वैसे ही आपकी फाइनेंस के नॉलेज पे जो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा। मुझे एक बार जरा बता दीजिए आप कि आपने ये किताब क्यों लिखी, द रियल रिच और फेक रिच? मतलब द रियल रिच किताब का नाम है, लेकिन उसमें बीच में फेक रिच की भी कहानी आती है। ये कहाँ से आपको हिट की? क्यों आपको लगा कि ये पब्लिक के बीच में आना चाहिए? क्या लगता था इससे बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है? ये दरअसल ये जो फेक रिच है ना सर, हाँ, ये मैं खुद को ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने ज़िंदगी के, मुझे लगता है 10-12 साल जैसे जिए हैं ना, ऐसे फेक रिच टाइप ही जिए हैं। और मैं एडमिट करता हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये मेरी गलती थी, लेकिन मैंने साथ में ये भी देखा कि जो गलती मैं कर रहा था, वो गलती करने वाले मैक्सिमम है। 100 करोड़ की पॉपुलेशन में, 150 करोड़ की पॉपुलेशन में, मुझे लगता है 125 करोड़ वाले ये गलती कर रहे हैं। अच्छा। आप देख लो ना, किसी जगह पर, किसी सोसाइटी में अगर 100 यूथ हैं तो 90 यूथ ये वाली गलती कर रहे हैं। शो ऑफ का ट्रैप, क्रेडिट कार्ड का ट्रैप, ईएमआई का ट्रैप, आईफोन का ट्रैप, लग्जरी ब्रांड्स का ट्रैप, ये सबसे वो घिरे पड़े हैं। लग्जरी बाइक चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, अच्छी घड़ी चाहिए हाथ में, ये सब ट्रैप ही तो है। अच्छा, ये ट्रैप तब नहीं है जब आपके पास पैसा सरप्लस है। पैसा सरप्लस का मतलब आपको जो भी लग्जरी एंजॉय करना है, घर, गाड़ी, बंगला,
बाइक, जो भी, अगर आपकी लाख रुपए की कमाई है और वो 90,000 रुपए में लग्जरी आ जाता है आपका सारा खर्चा कुर्चा काटने के बाद, आप फिर भी सरप्लस में हो, लग्जरी बुरा नहीं है सर। ओके। मैं कहता हूँ लग्जरी को तब आप एंजॉय करो जब आपकी ज़रूरतों की कमाई से आप ऊपर कमाते हो। कमाई दो तरह की होती है, एक ज़रूरतों वाली कमाई जिसको हम कहते हैं हैंड टू माउथ, जो कमाया वो सारा महीने में ख़त्म हो गया। एक वो कमाई कि ज़रूरत का सारा खर्चा पूरा करने के बाद भी बच जाता है यार। अब जब आपका पैसा बचता है, सरप्लस पैसा है, फिर जहाँ उड़ाना है उड़ाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मिडिल क्लास के पास कभी बचता है आपको लगता है? बचाते नहीं है सर। वो तो इतने सर हमारे बाबूजी का ख्याल करो, हमारे दादाजी का ख्याल करो, अरे वो हमसे तो कितनी कम कमाई थी, फिर भी बचता था उनके पास। बेटी की शादी भी कर लेते थे, बेटे की पढ़ाई भी कर लेते थे, घर भी बना लेते थे, 4 एक्स्ट्रा प्लॉट भी ले लेते थे, हमसे कितनी कम कमाई में। अच्छा, उनसे तो हम बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं। हाँ। सर हमारी बेटी कल को बड़ी होकर के शादी कैसे होगी उसकी तो आदमी सोच ही नहीं रहा। अगले महीने का नहीं पड़ा बैंक में, अगला महीना कैसे चलेगा? बेटी की शादी क्या करेगा वो आदमी? बेटा कल को जवान होगा, बोलेगा हमको विदेश जाना है पढ़ने के लिए, भेज पाएगा वो आदमी? जिसको अगले महीने का ख्याल नहीं, उसके बैंक में पैसे नहीं, अगले महीने का भेज पाएगा वो विदेश? आजकल तो एक टैगलाइन चल रही है, आज मैं जियो कल की चिंता क्या करनी। ये तो और मार रहा है लोग ये तो और मार रहा है। ये जो फिल्में बनती है, मैं कई बार बात भी करता हूँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो ऋतिक रोशन वाली, और वो रणबीर कपूर की ये जवानी है दीवानी, दिल चाहता है आज में जियो कल का किसने देखा है, उड़ाओ जिंदगी जियो, कल मर जाओगे क्या? कल जिंदा नहीं रहोगे क्या? आदमी जिंदा तो कल भी रहेगा ना, रहेगा। मतलब ये फिल्में ऐसी बनती है कि आज ही सब कुछ है, कल तो भाई जिंदगी है ही नहीं, कल तो मरना ही तय है। ये ऐसा बोल के चलते हैं, कल मरना तय क्या? बच गए तो जिंदगी कहाँ से चलेगी? गोपाल, कल के लिए कुछ बचाया नहीं तुमने। अच्छा, बुढ़ापा नहीं आएगा क्या? बच्चे जवान नहीं होंगे क्या? रिटायरमेंट नहीं आएगा क्या? कल को ऐसा टाइम नहीं आएगा जब शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा क्या? ये सारे सिचुएशन आने वाले हैं, तब पैसा कहाँ से आएगा? अच्छा, जो कहते हैं आज में जियो तो पैसा कमा के निकल जाते हैं, क्योंकि वो यही आदत पकड़ा के खुद चूस के निकल जाते हैं, अगला रोड पे आ जाता है। अच्छा, एक बात मुझे आपकी अटकी हुई है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आप किसी से बात कर रहे थे तो मैंने सुना था। पहले एक बात बता दूं मैं आपको, आप वो कह रहे थे ना बाबा और पिताजी कैसे प्लाट बना लेते थे। मुझे याद है कि मैं अपने बाबा के साथ एक बार बस से सफ़र किया था, तो वो जो टिकट नहीं देते थे फाड़ के, अब तो डिजिटल हो गया, पहले वो टिकट बसों में फाड़ते थे ना, देते थे। हाँ। तो वो क्या किया कि उसको अपने पॉकेट में रख लिए। मैं उनसे कहा कि बाबा इसका क्या करोगे? तो जानते हैं क्या बोले वो? क्या? अरे जब घर पे भूजा खाएंगे तो चटनी रखने के काम आएगा। तो वो तो इतना सहेजते थे। मुझे याद आ गई आपकी बात। एक बात आप कहते थे कि वो लोग जिंदगी में ज़्यादा अमीर हुए, ज़्यादा दौलत बना पाए जिनकी शादियां पहले हो गई। ये कॉन्सेप्ट मुझको समझ नहीं आया आपका। ये बहुत पुरानी वाली बात आपने पकड़ ली। खैर, इसको भी जस्टिफाई करता हूँ, ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, लीक से हटके हो जाएगा, कुछ लोग डिसएग्री भी करेंगे, कोई बात लेकिन मैं समझाता हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जिसको समझ में आ जाएगा उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, नहीं समझ में आएगा तो भैया राम राम। तो देखो ऐसा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि शादी ना, लड़के की शादी स्पेशली 20-21 साल में हो जानी चाहिए। एक चीज मैं 20 में रोक रहा हूँ, ये सवाल मैं क्यों पूछा हूँ, क्यों मुझे याद आया ना, अभी आप बात कर रहे थे ना उड़ाने की, खर्च करने की, नया लड़का जो होता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। ठीक है, हाँ, मैं कहता हूँ लड़के की शादी 20-21 साल 22 साल में हो जानी चाहिए। ठीक है, बस क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि 20-21 साल में आप बेसिक कमाने वाले बन जाओ। मतलब आपकी पहली दूसरी नौकरी अगर हो गई है और आप अपना खर्चा अगर चला पा रहे हो ठीक ठाक से, और देख लो कि एक और लड़की जो किसी और बाप से के घर से तुम्हारे घर में आएगी, उसका खर्चा भी अगर आप चला सकते हो, कर लो शादी। आदमी आज के टाइम में पड़ा हुआ है कि भैया पहले सेटल होंगे, बढ़िया सैलरी, बढ़िया घर, बढ़िया सब कुछ हो जाएगा, तब ले लेंगे, तब करेंगे शादी। इस चक्कर में आदमी के 35-40 साल हो जाते हैं उम्र के। अच्छा, मैं क्यों कहता हूँ 20-21 साल में कर लो? एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है सर, इस कमरे में आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है, ध्यान में बैठना है। उधर विराट कोहली का मैच चल रहा है, इधर डिस्को डांस वाला गाना चल रहा है, उधर कोई 2 लड़के बैठ करके आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। कर पाओगे मेडिटेशन? कभी नहीं, संभव ही नहीं है। करना क्या पड़ेगा? अरे वो मैच बंद कर, हाँ। इधर डिस्को डांस बंद कर, तू दोनों लड़ाई कर रहा है वो चुप कर। ये सारा माहौल जब शांत हो जाएगा, हाँ। तब आप अपनी एनर्जी कहाँ लगाओगे? मेडिटेशन में, ध्यान में। मैं कहता हूँ जिंदगी का लक्ष्य अगर सफल होना है, बड़ा पैसा कमाना है, जिंदगी में अगर चीजें एंजॉय करनी है, बड़ा करियर बनाना है, तो उस पर पहली चीज तो फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, फोकस करने से क्या क्या चीजें रोकती है जरा सोचो तो। सबसे पहली चीज, यूथ जो 21-22 साल 23 साल का होता है, सर सोचिए वो हाथ में आईफोन किस लिए दिखा रहा है? पैसे नहीं है, EMI पे लेके क्यों दिखाता है? चाहिए, सीधे बोलूं, सीधी बात, गर्लफ्रेंड चाहिए। गर्लफ्रेंड चाहिए। दूसरी बात और क्या, जो लड़के दोस्त हैं उनसे इज्जत चाहिए।
हाँ, ठीक है, टसन। टसन चाहिए। हाँ। अभी जैसे आपने गर्लफ्रेंड वाली बात बोली, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। होता क्या है 20-21 साल में ना आदमी के पास एनर्जी एकदम एक्सट्रीम होता है, एक्सट्रीम एनर्जी से भरपूर होता है वो, मतलब इतनी ऊर्जा होती है वो कुछ भी कर सकता है, दुनिया जीत सकता है। लेकिन ये एनर्जी कहाँ कहाँ जाती है? गलत संगत, दोस्तों को दिखाने में, गर्लफ्रेंड पटाने में, 2-4 गर्लफ्रेंड मैनेज करने में। इसको इसीलिए मैं कहता हूँ सर, अच्छा गर्लफ्रेंड का पर्पस क्या है? मैं बुरा लग जाएगा बहुत लोगों को, अल्टीमेट गोल होता है सर सेक्स। यही सत्य है। सत्य है ना? हाँ। लोग मानेंगे नहीं इस बात को, कई नहीं लोग बोलेंगे मानेंगे बात कर रहा है। नहीं मानेंगे, इसलिए मानेंगे ना हाँ। कि क्योंकि वो भी ह्यूमन टेंडेंसी को जानते हैं ना। इस दुनिया में 2 लोग अपोजिट बने हैं, इसमें से एक को खत्म कर दो, हाँ, फिर क्या होगी दुनिया ये। तो मैं ये कहता हूँ कि सर वो जो सेक्स वाली जो फीलिंग है जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा जा रही है आपकी, आप रात को पता नहीं पॉर्न देख रहे हो, फिर आधी रात को क्या क्या हरकत कर रहे हो, दिन भर व्यस्त हो कि इसको पटाना है, उसको पटाना है, उसको पटाना है, उसके लिए EMI पे चीज़ें उठा रहे हो, ये सब क्या हो रहा है? आपका टाइम एनर्जी सब खराब कर रहा है। कहाँ से करियर पे फोकस कर पाओगे? कहाँ से बड़ा पैसा बना पाओगे? इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ी बहुत अगर नौकरी लग जाती है हल्का फल्का, पहले शादी करो, ये भूख खत्म हो जाएगी आपकी। अच्छा, ऐसा हम लोग को भगवान ने बनाया है, कोई दोष नहीं है सेक्स की फीलिंग होने में, है ना भैया? अगर ये नहीं होगी तो अगला जनरेशन कहाँ से लाओगे? बिल्कुल तो जरूरी चीज़ है, नेसेसरी चीज़ है, इसको सेटिस्फाई कर दो ना भैया, इसको सेटिस्फाई कर दो अपने घर के अंदर। उसके बाद जब आपका फोकस जो उधर जा रहा था, जो एनर्जी उधर जा रही थी, अब लगाओ करियर पे। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इसको बांधना है ना तो इसकी शादी करवा दो, ये खुद सही रास्ते पे आ जाएगा। सर हमारे घरों में तो कहा ही जाता ना, हाँ। 21-22 साल में लड़की की शादी हो जाए, हाँ। और हमारे पापा दादा की तो हो भी जाती थी। हाँ। हम वो बातें भूल गए आज, हम मानते नहीं है। बाबूजी अगर कहें कि 20 साल में शादी होना हो जानी चाहिए, नहीं ऐसे कैसे, पहले तो करियर सेट होना चाहिए, लड़की को रखेंगे कहाँ? अरे 35 साल में जब तुम्हारा करियर सेट हो जाओगे ना, तब भी नहीं रख पाओगे। एक समस्या और आ रही है, हाँ। पता क्या? हाँ। कि 35 साल पे शादी हो रही है, 40 साल पे शादी हो रही है, हाँ। 50 साल पे बच्चा 10-15 साल का, 10 साल का होता है, 12 साल का होता है। अब वो 65 साल में ये समझते हैं कि यार ये तो अभी सयाना भी नहीं हो पाया, ग्रेजुएट ही नहीं हो पाया, मैं चला गया तो क्या होगा? तो ये आपकी बड़ी बात समस्या है सर, आपकी बात को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, क्यों पहले होनी चाहिए। आज मैं अपनी सोसाइटी में कई लोगों को देखता हूँ, 45 साल उम्र है, उसका बच्चा मालूम 3 साल का है, मतलब शादी उसने 40 साल में करी है। सर 45 साल का बाप है, 3 साल का उसका बेटा है, 20 साल में वो 60 का हो जाएगा, 65 का हो जाएगा, झुरझुर हो जाएगा, 50 तरह की बीमारियां उसको हो जाएंगी। और उसका बेटा कितने साल का होगा? जवान होगा 20 साल का, जब वो हायर स्टडीज़ के लिए पैसे मांग रहा होगा या फिर वो जॉब के लिए कुछ चीज़ें ढूंढ रहा होगा, और अगर उसकी जॉब नहीं लग पाई तो 60 साल में क्या आप इस काबिल रहोगे कि उसका खर्चा उठा पाओ? आप तो बचा भी नहीं पाओगे, तब बचा भी नहीं पाओगे, बचा भी नहीं मतलब पाओगे। 20 साल का जब वो है, अगर उसकी नौकरी चाकरी नहीं लग रही है, अगर कुछ हायर स्टडीज़ के लिए आपसे डिमांड कर रहा है, तो ना आप उसकी हायर स्टडीज़ वाली डिमांड पूरी कर पाओगे, अगर वो जॉबलेस घूम रहा है तो ना आप उसका खर्चा उठा पाओगे। सर वो भी फ्रस्ट्रेशन में 4 गाली उल्टा देगा तो मेरा बाप निकम्मा है, अब बाप अलग गुस्से में मेरा बेटा निकम्मा। ज़िंदगी ऐसे चलती है सर, इसलिए भी कहता हूँ कि शादी जल्दी करो भाई, बाल बच्चे जल्दी कर लो। और ये ज़िंदगी की लड़ाई है ना सर, करियर सेटल वेटल कभी नहीं होता किसी का, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। मैं तो कहता हूँ हमारी जो मिडिल क्लास की सोच होती है, हमको ना हर चीज़ फिक्स चाहिए, सैलरी फिक्स चाहिए, जॉब फिक्स चाहिए, वर्किंग आवर्स फिक्स चाहिए। अच्छा जरा भी फिक्स चीज़ें ना मिले वहाँ रिस्क दिख जाता है। बहुत मजेदार कहने का मतलब आदमी को जरा सा भी उसको फिक्स माइंडसेट से आप हटाओ हिलाओ। अच्छा बिजनेस करना है, अगले महीने अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो अरे रिस्क है, छोड़ दो यार, इससे अच्छा नौकरी। वो कोई भी रिस्क वाला काम नहीं करना चाहता, हर चीज़ में उसको गारंटी चाहिए, हर चीज़ में श्योरिटी चाहिए। तभी तो मैं कहता हूँ ये ज़्यादातर जो लड़के होते हैं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं, इनकी हरकतें सारी गरीबों वाली होती है। बनना इनको अमीर है, ये नहीं देखते कि अमीर लोग क्या करते हैं। अरे अमीर आदमी रिस्क लेना जानता है, वो रिस्क लेता है, पैसे का रिस्क लेता है, समय का रिस्क लेता है। गरीब आदमी को रिस्क ही नहीं लेना। सरकारी नौकरी के पीछे बिहार यूपी में क्यों पागल हैं? भैया लग जाए तो लाइफ सेटल हो जाएगी। और जिसकी लग जाती है ना वो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर भी घूम नहीं पाता है। सर कितने आईएएस सुसाइड करते हैं? हाँ अभी पिछले 1 साल में करते हैं ना, फ्रस्ट्रेट होकर के। ज़्यादातर आईएएस आईपीएस जो सेंट्रल नौकरी में हैं या जो भी इनको छोड़ करके भी, मैं कोई तो वीडियो देख रहा था सर, ज़्यादातर उनकी फ्रस्ट्रेशन इसलिए होती है कि वो अपने गांव घर को छोड़ करके भारत के अलग अलग कोनों में भटकते रहते हैं। कोई नॉर्थ का है, बिहार का, यूपी का आदमी, उसकी पोस्टिंग तमिलनाडु में है, वो कभी तमिलनाडु में है, कभी केरल में है, कभी आंध्रा में है। उसका परिवार और उसके बच्चों का कोई दोस्त नहीं बन पाता, उसकी बीवी की कोई सहेलियाँ नहीं बन पा रही, उसका कोई माहौल नहीं बन पाता। मैं पूछता हूँ किधर है सेटलमेंट? लग गई सरकारी नौकरी, हुए सेटल?
अरे वो फ्रस्ट्रेट है, वो सोच रहा है कि सरकारी नौकरी छोड़ो, 50,000 की सरकारी नौकरी है, 25 की मिल जाए लेकिन गांव के पास हो जाए। वो ये सोच रहा है। किधर है सेटलमेंट? सर अंबानी 500 करोड़ 700 करोड़ लगाता है बेटे की शादी में, है ना। अभी नया नया वेंचर खोला है उसने, जियो फाइनेंस, वह भी ब्रोकरेज के धंधे में आ रहा है। 2015 में मोबाइल के धंधे में आया, सिम के धंधे में, उससे पहले भी उसका धंधा चल रहा था। भारत का सबसे अमीर आदमी नए नए धंधे खोल रहा है। घर पे बैठ के धंधे खोल लेता होगा क्या रात भर सोते सोते? नहीं, कभी दिमाग लगता होगा, एनर्जी लगता होगा, एनर्जी लगती होगी, समय लगता होगा, रिस्क लेता होगा। आज भी काम कर रहा है वो, शायद हमसे आपसे ज़्यादा काम कर रहा है वो काहे ने सेटल हो गया? होता किधर है सेटल? कैसे होते हैं सेटल? मुझे नहीं समझ आता। आपके ना ये जो आप इसमें 3-4 चीजें आपने इंक्लूड किया, मैं सब पूछूंगा बारी बारी से। नहीं, एक शब्द आपने बड़ा बड़ा यूज किया बार बार, वो आपकी किताब में भी है कि सेटल सेटल सेटल। जो सेटल हो जाते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। आपने उसमें 2 माइंड की बात की है, एक तो सेटल माइंड और दूसरा ग्रोथ माइंड। हाँ, थोड़ा सा समझाएंगे ये सेटल क्यों बुरा है, सेटल क्यों नहीं होना चाहिए? सर पानी अगर ठहर गया ना, सड़ जाएगा, सड़ जाता है। लोहे को एक जगह रख दो ना, जंग लग जाता है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सर सार्वभौमिक खेतों सत्य है। में अगर आप दाना पानी उसका अन्न खाद डालना छोड़ दो ना, हाँ, खरपतवार आ जाएंगे, मतलब फालतू चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, प्रकृति ने हमको ऐसे बनाया है सर, हाँ, कोई भी चीज़ को आप छोड़ दो, हाँ, खराब हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हम एक जगह रुकने के लिए बने ही नहीं हैं। एक आदमी को 3 महीने बेड पे लिटा दो, बेड सोर हो जाएगा, 50 तरह की बीमारियां हो जाएगी, मर जाएगा वो। लेकिन 3 महीने कूदाओ फनाओ, एक्सरसाइज कराओ, काम कराओ, चुस्त दुरुस्त रहता है। बिल्कुल। तो सर प्रकृति ने हमारे को ग्रोथ के तरीके से बनाया है। हम हो गए, कोई चीज़ हो गई, लोहा हो गया, पानी हो गया, खेत हो गया, कोई भी चीज़ उठा लो सर, हर चीज़ बदलाव के लिए बनी है। हम जब तक एक्टिव हैं जिंदा है, इनएक्टिव हुए खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही करियर होता है। जिस दिन आपने सोचा कि 50,000 की इनकम आने लग जाए, सेटल हो जाएंगे, या आ भी गई कि अब कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, 50 आ रहे ना, अब सब कुछ बढ़िया है, अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कल 50 भी नहीं आएंगे। दूसरे को पता चलेगा, आपका क्लाइंट या बॉस जो भी है, जहाँ से ही 50 आपको आ रहे हैं, वो देखेगा अरे ये तो बड़ा सेटल वाला हरकत कर रहा है, ये तो ज़्यादा मेहनत कर ही नहीं रहा है, इसको लग रहा है सब कुछ मिल गया हमको। वो 50 से हटा के 40 कर देगा, तो 50 के लायक ही नहीं है। या तो आपको बाहर कर देगा या आपकी कमाई घटा देगा। तो आप सेटल कभी होने का सोच ही नहीं सकते, और होना भी नहीं चाहिए। प्रकृति ने हमको ऐसा बनाया नहीं है। एक सवाल है मेरा कि जो लोग इस तरह से होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, उनका एक सवाल होता है कि हम कमाते भी हैं लेकिन हमारा बचता नहीं है। तो ये बचता क्यों नहीं है? आपकी नज़र में क्या लगता है कि सच में लोगों पे इतनी जिम्मेदारियां, इतने खर्चे बढ़ा लेते हैं कि बचता नहीं है, या कोई और वजह होती है ना बचने की? निकम्मेगिरी होती है सर, और कुछ नहीं। पैसे के साथ हरामखोरी होती है, और कुछ नहीं। आदमी को भौकाल जमाना है भैया। एक तो पेट की भूख होती है, एक मन की भूख होती है, एक पेट से नीचे की भी भूख होती है, ठीक है ना। आदमी को गजब बोला आपने, ये तीनों भूख न जाने कहाँ ले जाके मार्केट में खड़ा करती है, आदमी को पता भी नहीं चलता। बर्बाद कर देते हैं सर, बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहले आदमी पेट की भूख की तृप्ति चाहता है, खाना मिल जाए। एक बार अगर ये तृप्ति हो जाता है ना, फिर मन वाले और नीचे वाले पे हो जाता है, ठीक है। अब मन वाला जो है, इज्जत चाहिए हमको, है ना। मेरा अगर दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, इज्जत चाहिए। हाँ, इज्जत कैसे मिलेगा? अगर उसको ये पता चल गया कि भैया मेरे सैलरी उससे कम है, तो मेरा कम इज्जत करेगा। मेरा घर अगर उससे छोटा है, मेरे घर में अगर सोफ़ा उससे कम, उससे ज़्यादा सस्ता वाला है, वो मेरी कम इज्जत करेगा। मैं क्या करूँगा? बड़ा महंगा वाला सोफ़ा लाऊं। अच्छा, उसकी गाड़ी 10 लाख की है तो मैं 12 की लूँगा। उसके पास गाड़ी अगर 1,000 रुपये की है तो मैं 1,500 वाला लूँगा, क्योंकि वो मेरी इज्जत करे। अच्छा समझना, ये ट्रैप कैसे है? ये भी ट्रैप है। मैं कहता हूँ हर आदमी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता है सर। अच्छा वक्त, बुरा वक्त सब आता है सर। अच्छे वक्त में तो दुनिया आपको पूछेगी नहीं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है, जिनको दिखाने के लिए, जिनको खुश करने के लिए आप मेहनत की कमाई उड़ा देते थे। जो पैसा अपनी बीवी के लिए आपको साड़ी लेकर आना था, जो पैसा अपने बच्चों के एजुकेशन में लगाना था, जो पैसा आपको फैमिली वेकेशन पे जाना था कि ताकि परिवार खुश रहे, वो पैसा आप EMI पे उड़ा देते हो। महंगा फ़ोन, महंगी गाड़ी, महंगे ब्रांडेड कपड़े, उनको दिखाने के लिए। अच्छा, इसी वजह से जब आप पैसा खर्च कर पा रहे हो, जब आपके पास पैसा नहीं बच रहा है, जब आप पैसा सारा उड़ा रहे हो, बुरा वक्त आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, उस बुरे वक्त में जिसको आपने दिखाया
क्या वो पूछने भी आएगा? कभी नहीं, वो आपके पैसे की वजह से तो था आपके साथ। मतलब आपके घर में जब रोटी की कमी हो सर, ये बाहर वाले कोई पूछने नहीं आएंगे, और हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इन्हीं बाहर वालों को दिखाने में हम ख़त्म कर देते हैं। ये इक्वेशन समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ पा रहा सर हूँ। परिवार हमारा आखिरी ज़िंदगी तक साथ में रहेगा, हमारा सारा पैसा हमारे परिवार पे खर्च होना चाहिए था, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके बाप के डायबिटीज़ की दवाई आनी है, माँ के लिए बीपी का एक चेकअप करवाना है, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन अपने लिए एक ब्रांडेड जूते जरूर आएंगे क्योंकि कहीं कोई गरीब ना समझ ले। ये आपकी किताब का बहुत अच्छा चैप्टर भी है। हाँ, और जानते हैं कितने लोगों को ना ये सच्चाई समझ में, जो बुजुर्ग होंगे ना, जो आपने 2-3 एग्जांपल दिए, एक तो जल्दी शादी वाली बात कही, ये उनको समझ में आ रहा होगा। जो आपने 3 बोला ना, एक जुबान का होता है, एक मन का होता है, एक नीचे का होता है। हमारे एक कहावत कहते थे कि अगर आपकी जुबान पे कंट्रोल है, आपका खाने पीने पे, और आपकी लंगोट पे कंट्रोल है, तो आप बहुत मजबूत आदमी हो, बहुत स्वस्थ आदमी हो। सर पुरानी चीज़ों का कोई तोड़ ही नहीं है। मैं तो आज भी मतलब अपने घर में कई बार मेरी बीवी में से नाराज़ हो जाती है, बहुत पुराने ख्याल कर। मुझे पुरानी चीज़ें पसंद है सर, पुराने लोग पसंद है, पुरानी सोच पसंद है। मुझे आज भी ज़मीन पे बैठ के खाना ज़्यादा पसंद है। बताइए। आप जो कह रहे हैं कि पुराने लोग वो टिकट का पैसा, वो टिकट का वो बचा लेते हैं घर में, इस चटनी पर खाने के झालमुड़ी लिए। खाएंगे, चना खाएंगे, ये सब गोल्डन थॉट है सर। हाँ। कुछ साल बाद ये सब गायब हो जाएंगी क्योंकि इनको किताबों में लिखा नहीं जाएगा, ना कोई इन पे रील और वीडियो बनता है। 20-25 साल बाद वो लोग जा चुके होंगे, उनकी सोच जा चुकी होगी, सब नई पीढ़ी अंधकार में जी करके लड़ मर करके ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन लेस होंगे सब। बिल्कुल सही बात है, जो आज का दौर चल रहा है ना। अच्छा, आपकी इस बात से ना मुझे एक चीज़ समझ में आई। जैसे ना आप जब ये बता रहे थे तो मुझे लगा कि आपका एक चैप्टर पढ़ा था मैंने किताब में कि कंपाउंडिंग का महत्व, और आपने बड़ा अच्छा समझाया था कि कंपाउंडिंग कैसे आदमी को ना 1000 से भी करोड़ पे पहुंचा सकता है। लेकिन मैं ये जब सुन रहा था तो मुझे लग रहा था जिंदगी का ये जो कंपाउंडिंग है ना, वो जमीन पे लेके आ सकता है, जो खर्चे वाला आप बता रहे थे। मुझे ज़रा बताइए कि कंपाउंडिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, मुझे किसी एग्जाम्पल के साथ बताइएगा, ताकि ना जो दर्शक हैं वो ये समझ पाएं कि वो 500 ही डालना शुरू करें। जब हम 10,000 वाले की बात करते हैं, 5,000 वाले की बात करते हैं, तो 500 तो निकाल लेगा। तो आप 500 नहीं, 1,000 का पकड़ लीजिए। 1,000 की बात करते हैं और उसका कंपाउंडिंग बता दीजिएगा कि वो कैसे 1,000 बहुत बड़ा हो जाता है। और लास्ट में ये भी बताइए, क्योंकि ये लोग बार बार ये कहते हैं ना कि जब 10 साल बाद, 20 साल बाद पैसा हमारा इतना बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाती है। ये दोनों बताइएगा। 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, मुझे बस याद दिलाना। पहला एग्जाम्पल आपने 1000 वाली बोली तो 1000 वाला बोलता हूँ। ठीक है सर, मुझे 1000 रुपये महीना कहीं डिपॉजिट करना है। मेरा गोल 1 करोड़ रुपए का है। 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। ठीक है। 18 साल लगेंगे आपको 18 बस 1 करोड़ 18 बनने में। हाँ, 1000 रुपये महीना अगर आप डालते हो SIP म्यूचुअल फंड में, मैं साल का 15% अगर मान लूँ, 18 साल लगेंगे 1 करोड़ बनने में। ओके। अच्छा सर, अमाउंट को डबल कर दो, तो 1000 का 2000 कर दो। ठीक है। अब कितने साल लगने चाहिए? 9 साल लगने चाहिए। आधे हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता सर, अच्छा 18 का 14 साल फिर भी लगेगा। ओके। अच्छा 2000 का 4000 कर दो, डबल कर दो। अब कितने साल लगने चाहिए? सर वैसे तो बहुत कम हो जाने, 5-7 साल में ही हो जाना चाहिए। सर 10 साल फिर भी लगेंगे। ओके। ज़्यादा कम नहीं हुआ मतलब। हाँ। सर उसको भी डबल कर दो, 4000 का 8000 कर दो। हाँ। अब कितने साल लगेंगे? इस हिसाब से तो 5 साल लगने चाहिए। सर 7 साल फिर भी लगेंगे। अच्छा अब कैच समझना, मज़ेदार बात क्या है कि जब आप 1000 रुपये महीना डाल रहे थे ना, 18 साल तक आपने डाला, हाँ। तो आपकी जेब से सिर्फ 2 लाख रुपए जाएगा। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 1000 करके, वो सिर्फ 2 लाख रुपए डलेगा। ओके। और जहां आप डालोगे ना म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, उधर से आपको कितना रिटर्न मिलता है मालूम? कितना? 8 लाख रुपए वो मार्केट कमा के देता है आपको। आपने तो सिर्फ 2 ही लाख डाले। हाँ। अब समझो लास्ट में जो हमने 8000 रुपये महीना बोला, हाँ। उसमें मालूम आप कितना डालोगे? हाँ। आप डालोगे तकरीबन 6 लाख रुपए। ओके। मार्केट सिर्फ आपको 4 लाख कमा के देगा। अरे समझना, आपने 8000 रुपये महीना डाला हाँ। तो आपको ज़्यादा मार्केट कमा के देना चाहिए ना। बिल्कुल। लेकिन आपको मार्केट, आपका तो 6 लाख गया, मार्केट आपको 4 ही लाख दे रहा है। हाँ। लेकिन आप चूंकि 1,000 डाल रहे थे, हाँ। लेकिन 18 साल तक डाला, आपकी जेब से सिर्फ 2 लाख गए, लेकिन मार्केट ने 8 लाख कमा के दिया। हाँ। समझने वाली बात यह है कि जो कंपाउंडिंग का जादू है ना, ज़्यादा पैसा देने से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता, हाँ। ज़्यादा समय देने से ज़्यादा रिटर्न बनता है। ये कंपाउंडिंग होती है। ओके। आपने अगर ज़्यादा समय तक अपने को पैसा छोड़ा है मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, वो ज़्यादा कमा के देगा। बजाय कि जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि 2 ही साल में भैया मैं तो लाख रुपये महीना डालूंगा, 2 लाख रुपये महीना डालूंगा, मेरा 1 करोड़ बन जाना, ऐसा नहीं होता। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ सर, मैं अपनी किताब में भी लिखा था मैंने। अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि 1 रुपये रोज डबल करके दिया जाए, बड़ा पुराना एग्जाम्पल है लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है समझने के लिए। 1 रुपये रोज आपको डबल करके दिया जाए हर रोज, आज 1 रुपये, कल 2 रुपये, परसों 4 रुपये, परसों उसके बाद 8 रुपये, ऐसे दिया जाए 30 दिनों तक। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आपको ये दिया जाए कि 1 करोड़ रुपये आज ही ले लो,
आप तो खैर समझदार हैं, लेकिन कोई भी नॉर्मल आदमी यही सोचेगा भैया 1 करोड़ रुपए रोज डबल करके दे रहा है, पागल बना रहा है। दूसरी तरफ 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ दे भाई, आज ही दे दे, वो यही सोचेगा, होगा ना। हाँ। सर कंपाउंडिंग का जादू अब समझो। जब आज 1 रुपए कल 2 रुपए होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 8 होगा, 8 का 16 होगा, 16 का 32 होगा। सर 15वें दिन ये पैसा तकरीबन 16,000 रुपये बन चुका होगा। अच्छा, इसमें अच्छा नहीं करने की बात है, मालूम अच्छा कम निकलेगा। वो नहीं, मैं समझ गया। सर ये पैसा 16वें दिन तो 15वें दिन तो 16,000 बना है, हाँ। लेकिन 30वें दिन ये 53 करोड़ रुपए बन जाएगा। 53 करोड़, 53 करोड़। अच्छा और मजे की बात सुनो सर, 31वें दिन ये 100 करोड़ से ऊपर बन जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? अगर 30 दिन में 53 करोड़ है तो उसका एक दिन और डबल करोगे ना, उसको डबल करोगे तो कहाँ 100 करोड़ ऊपर चला गया ना। इसीलिए आप इसको 8वां अजूबा कहते हो। ये 8वां अजूबा, मैंने इसको, अरे बड़े लोग कहते हैं इसको 8वां अजूबा। समझ में नहीं आता सर आदमी को। मुझे लगता है ना, आज से पहले किसी ने भी कंपाउंडिंग को, मेरे इतने 10-15 वो एपिसोड बन गए होंगे, इस तरह से किसी ने कंपाउंडिंग को नहीं समझा होगा। बड़ी एक फेमस कहानी है। हुआ क्या, एक गांव में एक राजा था, बड़ा दानी टाइप का था, जो आता था खुल के देता था उसको। तो उसके पास एक आदमी आया भिखारी टाइप का। तो जब मांगने आया वो आदमी, तो राजा चेस खेल रहा था। तो राजा ने पूछा, भैया बता तेरे को क्या चाहिए, जो मांगो देते हैं। तो उस आदमी ने बोला कि आपके चेस में कितने खाने हैं, कितने कॉलम्स होते हैं? बोला 64 खाने हैं। बोले मुझे चावल के दाने चाहिए, इतने चावल के दाने चाहिए कि आपकी चेस में जो 64 खाने हैं, जो शतरंज में 64 खाने हैं, हर खाने में चावल के दाने एक रखो और दूसरे को डबल करो, उसको तीसरे में डबल करो, उसको चौथे में डबल करो। डबल करते करते 64वें खाने में जाते जाते जितने चावल हों उतना मुझे दान दे दो। तो राजा बोला कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहा है, मेरे पास आया तो सोना चांदी मानिए कि छोटी बात मांग रहा है। 64वें खाने तक जाते थे कितना ही चावल हो जाएगा। तो ऑर्डर दिया हुआ मंत्री, इसकी डिमांड पूरी करो। मंत्री उधर गया हिसाब लगाने, पहले तो हिसाब लगाए 64वें खाने के बाद जाने में चावल कितने हो जाएंगे। तो मंत्री पागल होकर के दौड़ता हुआ वापस आया कि महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम। बोले क्या हो गया ऐसा? कि इसने जो डिमांड करी है सर, आज तक हमारे राज्य में उतना चावल पैदा ही नहीं हुआ। अरे गजब, आज तक। दरअसल वो 64वें खाने में जाने के बाद इतना चावल हो गया वो। ये कंपाउंडिंग, ये कंपाउंडिंग होती है। एक और दो एग्जांपल। बिल्कुल सर 100 फीट की दीवार है, 100 फीट, हम 5, 5.5 फीट 6 फीट के लोग होते हैं। 100 फीट की दीवार गिरा पाएंगे क्या? नहीं नहीं ना। नहीं सर 5 स्टेप में गिर जाएगा ये। अच्छा, कोई भी आदमी गिरा सकता है। अच्छा, 100 फीट का दीवार। पूछो कैसे? कैसे? सर 100 फीट के बगल में दीवार के उसके ठीक सामने 50 फीट की एक दीवार खड़ी करवाओ। ठीक है, उसको भी नहीं गिरा पाएंगे ना? नहीं। ठीक है, 25 फीट की और दीवार खड़ी करवाओ। ठीक है, उसको भी नहीं गिरा पाएंगे ना? उसके ठीक सामने 12.5 फीट की एक और दीवार खड़ी करवाओ। वो तो बहुत छोटी हो जाएगी। उसको भी नहीं गिरा पाएंगे ना? सर 6 फीट की करवा लो, उसकी भी याद है। 5 स्टेप हो गया। सर पहली में 50 फीट करवाओ, अगली में 25 फीट करवाओ, उसके बाद 12.5 फीट, उसके बाद 6 फीट वाली करवाओ। 6 फीट वाली को हम गिरा सकते हैं? हाँ। कोई कहे हम 6 फीट भी नहीं गिरा सकते, 3 फीट की दीवार खड़ी करवाओ, उसको तो गिरा देंगे ना धक्के मार के। आराम से। सर 3 फीट की जब दीवार को जब धक्का मारोगे, वो फोर्स किस पे जाएगा? 6 फीट वाली पे। उसका फोर्स जो जनरेट होगा वो 12 पे जाएगा, उसका फोर्स 25, उसका फोर्स 50, और वो फोर्स जब 100वें पे जाएगा तो 100 फुट की दीवार अपने आप गिर जाएगी। सर समझना, हमने ताकत किस पे लगाया था? सिर्फ 3 फुट की दीवार पे। और कितना ताकत लगाया होगा? नॉर्मल सा ताकत लगाया होगा। लेकिन उस नॉर्मल सी ताकत लगाने का एंड रिजल्ट क्या हुआ? 100 फीट की दीवार गिर गई। 1 रुपया 1 करोड़ में बदल गया। ये कंपाउंडिंग होती है। अच्छा, इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। कि आपने छोटी सी जगह पर छोटा असर लगाया था, छोटा स्टार्ट किया था, लेकिन उसका एंड रिजल्ट इतना बड़ा। अब मेरा दर्शक कभी शिकायत नहीं करेगा कि 10,000 का कैसे बन सकता है। आदमी कहता है ना, अरे 2,000 का SIP करके क्या ही हो जाएगा, 500 रुपये का SIP करके क्या ही हो जाएगा। अरे 500 रुपये का SIP करो, 35 साल 40 साल में 1 करोड़ बन जाता है वो। और जो लोग ये कहते हैं ना कि 1 करोड़ की वैल्यू क्या रह जाएगी, भाई तुमने जमा कितना किया? 2 लाख, और पाया कितना? 8 लाख। भाई जो भी होती है वो तो तुम्हारी है। नहीं, उसको भी छोड़ो सर, मैं कह रहा हूँ 500 रुपये जमा करने की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आज तो 500 रुपये जमा ही नहीं कर रहा, वो कहीं भी उड़ा रहा है 500। बात तो सही है। तो सर कल को इन्फ्लेशन चलो 100 करोड़ की वजह से 85 लाख क्यों नहीं रह जाए? वो तो तुमको तो वो भी तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने डाला ही नहीं। 50 भी तो आते कम से कम। अच्छा 500 क्या है? 500 वो अमाउंट है जो कि आप सिगरेट में उड़ा दे रहे हो महीने का, है ऑटो रिक्शा में उड़ा दे रहे हो, या ऊट पटांग की चीज़ें करने में उड़ा दे रहे हो, जो आपको पता भी नहीं चल रहा। सर उसको यही सोच के डालो ना कि मेरा एक एक्स्ट्रा फालतू खर्चा हो गया यार, यही सोच कर डाल दो। देख लो 20 साल में क्या देता है, 25 साल में क्या देता है। बात तो सही है। वो दे देगा जो शायद आपके बच्चे ना कर पाए।
बुढ़ापा सिक्योर कर देगा वो। अब नहीं कोई कमेंट करेगा इस तरह से। क्या है ना, मैं ये शो क्यों करता हूँ, मैं क्यों ये करता हूँ, जब मेरे उस पर कोई कमेंट करने आता है ना, तो मैं उसको स्वागत करता हूँ, चाहे जैसा भी कमेंट करे, अच्छा करे या बुरा करे, मैं उसका स्वागत करता हूँ, इसलिए कि वो अपना टाइम देकर के हमको देख रहा है। तो आज आपसे इस तरह से कुरेद की बातें सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि एक तो हमारी बातों को लोग बहुत ईजिली समझ पाएंगे, हम फाइनेंस को वो टेक्निकल चीज़ें नहीं बता रहे हैं जिसको उनके समझ से बाहर हो। दूसरी चीज़ वो ये समझ पाएंगे कि 1 रुपए की भी ताकत होती है। आपके इस कंपाउंडिंग की ग्रोथ ने बता दिया। चलिए खैर हम इससे आगे बढ़ते हैं। आपने अपनी किताब में ना, मुझे लगता है कि आज से पहले किसी ने इस तरह से इन्वेस्टमेंट को नहीं समझाया होगा। आपने 2500 तरीके का इन्वेस्टमेंट बताया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डीप में जाओ, क्योंकि अगर आप और हम डीप में जाएंगे तो ये 2 घंटा 4 घंटा नहीं 6 घंटा लगेगा। अगर इसके लिए हमारा दर्शक कहेगा तो हम 21 एपिसोड लेकर के आएंगे इसके लिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मोटा मोटी वो 10-15 कौन से क्षेत्र हैं जहाँ कोई जाकर के निवेश कर सकता है, छोटे से लेकर बड़ा तक? सर क्षेत्र तो बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है। ठीक है, बहुत मैटर करता है। ठीक है। अब जैसे एक आम आदमी 25-30 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार कमाने वाले के पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप एफडी में एज ए इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। 7% 6.5% के इंटरेस्ट ठीक मिल है। जाता है आपको वहाँ पे। म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म में 12-15% इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। पीपीएफ में डाल सकते हो, 7% वहाँ पे मिल जाता है। अगर आपके घर में छोटी बच्ची है तो सुकन्या निधि योजना कर लो भैया, वहाँ भी 7-8% के आसपास वहाँ मिल जाता है। आप अगर प्रॉपर्टी एक मुश्त नहीं खरीद सकते हो करोड़ों रुपए की, तो भैया रीट में इन्वेस्ट कर लो। रीट में 200-500 रुपए से भी इन्वेस्ट होता है, ठीक म्यूचुअल फंड की तरह होता है। ये रीट क्या होता है? रीट होता है सर रियल एस्टेट का एक ट्रस्ट होता है। ओके। मतलब कहने का मतलब समझा ही देता हूँ आपको, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। दरअसल एक म्यूचुअल फंड जैसे होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि आप उनको पैसा देते हो, पूरे भारत भर से लोगों से वो पैसा उठाते हैं, 500 रुपये, 1000, 2000 रुपये महीना एसआईपी के फॉर्म में। उनके पास एक बड़ा फंड इकट्ठा हो जाता है। अब वो बड़ा फंड को एक्सपर्ट्स को देते हैं अपने, जो मार्केट के धुरंधर हैं स्टॉक मार्केट के। अब वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक चुनते हैं अपनी एनालिसिस के बेस पे। वहां से जो रिटर्न मिलता है वो रिटर्न आपको पास ऑन कर देते हैं। यही म्यूचुअल फंड होता है। रीट भी कुछ ऐसा ही होता है। उधर एक रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो भी 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना करके फंड, बड़ा फंड इकट्ठा करते हैं। वो जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं रियल एस्टेट के, वो कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में पैसा लगाते हैं। ओके। वो बिल्डिंग जैसे बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियां हैं, वो कंपनियां रेंट पे लेती हैं। तो ये पैसा उन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है। जब उसमें इन्वेस्ट किया जाता है तो एक तो वहाँ से रेंटल भी मिलता है, और वो ग्रोथ, जो क्या कहते हैं उसको, एप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, उसका भी फायदा मिलता है। अब मान लो विप्रो ने एक फ्लोर रेंट पे ले रखा है, विप्रो रेंट पे कर रहा है 10 लाख रुपए महीना। ठीक है। तो 10 लाख रुपए महीना हमको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सिर्फ 500 रुपये महीना डाल रहे हैं। तो हमारा जो 500 रुपये महीना के हिसाब से उस 10 लाख रुपए रेंटल में जो भी हिसाब बनेगा, वो रेंटल का पैसा हमको मिल जाएगा, प्लस प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन का फायदा भी मिलेगा। ओके। आज विप्रो 10 लाख रुपए महीना रेंट पे कर रहा है, कल 12 पे करेगा, परसों 15 लाख पे करेगा। तो जैसे जैसे एप्रिसिएशन हो रहा है, सर मेरी प्रॉपर्टी एप्रिशिएट हो रही है, मैंने इन्वेस्ट कितना किया? 500 रुपये महीना। 500 रुपये महीना में एक कॉर्पोरेट बिल्डिंग का एक छोटा हिस्सेदार मालिक हूं मैं। ये रीट होता है। क्या बात है। अच्छा, मैं इस पे ना और नहीं घुसूंगा, क्योंकि और घुसूंगा तो मामला अपना रह जाएगा, कई सवाल बाकी हैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लोगों को समझ में आएगा। अब इसके लिए अगर लोगों को समझ में आ रहा है तो वो लोग हमको फोन करके ये बताएं भाई उनको इसकी जरूरत है, तो हम दूसरे एपिसोड पे आएंगे। कुछ और क्षेत्र बताइए जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो पूछते हैं अक्सर हमसे कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में पैसा डाल लो, चांदी में पैसा डाल लो, क्रिप्टो में पैसा डाल लो। ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट के वो क्षेत्र हैं सर, जहाँ पर आप छोटे पैसे से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके। छोटे पैसे का मतलब 500 रुपये महीना आप डालना चाहते हो तो भी आपके लिए ये सब क्षेत्र ओपन है। ओके। अब रही बात बड़े पैसे की, तो बड़े पैसे का खेल अलग है सर। अच्छा। बड़े पैसे का खेल है, प्रॉपर्टी में अच्छे अच्छे खेल होते हैं। अब जैसे प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपके पास अगर पैसा है, मोटा पैसा है, तो आप बिल्डर से सेटिंग कर सकते हो। सेटिंग कैसे? एकदम लीगल सेटिंग होती है। बिल्डर ने फ्लोर लॉन्च किया, बिल्डिंग बना रही है कोई, बिल्डर छठा फ्लोर बनाने जा रहा है। अब वो छठा फ्लोर आप पूरा का पूरा, वो आ रहा है कितने का भैया? बोलेगा कि मेरे को 50 करोड़ का फ्लोर है ये। ठीक है। अब आपके पास अगर 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ देकर के पूरा फ्लोर बुक कर लो। ठीक है। ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन है, आप बोलोगे भैया इनिशियल बुकिंग अमाउंट कितना है पूरे फ्लोर का, बुकिंग अमाउंट देकर के पूरा फ्लोर ही बुक कर डालो।
अच्छा। ठीक है, हाँ बुकिंग अमाउंट अगर 50 करोड़ का फ्लोर है तो मुझे लगता है 5-10 करोड़ पे वो पूरा फ्लोर आपका बुक हो गया। ठीक है। वो एक सर्टेन टाइम आपको दे देता है बिल्डर कि भैया 6 महीने, साल भर, 2 साल। अब 2 साल बाद आपको एग्जिट करना ही है, तो बिल्डर हो या आपका खुद का जुगाड़ हो, खुद के ब्रोकर हो, सर 2 साल में अगर आज 50 करोड़ का है तो 2 साल में वो 70-80 करोड़ का हो चुका होगा। अब मैं समझ रहा हूँ दिमाग से पैसा है कैसे ना? कमाते हैं लोग। आपने तो 10 ही करोड़ रुपए दिए थे, हाँ। 10 करोड़ रुपए दे करके वो 70-80 करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब 50 करोड़ की प्रॉपर्टी अब अगर 70 करोड़ की हुई है, 20 करोड़ का एप्रिसिएशन है। हाँ। आपने इन्वेस्टमेंट कितना था? 10 करोड़। 10 करोड़। एप्रिसिएशन कितना मिला? 20 करोड़। सर रिटर्न कितना? 200%। क्या बात है, 200% का है रिटर्न। लेकिन कब? पैसा है तब। हाँ। बिना पैसे वाले को लिए नहीं है ये। नहीं, क्या होता है ना, बहुत लोगों के पास पैसा होता है, उनको समझ में नहीं आता। कई बार उनके पास ऐसा, मुझे यकीन है कि बहुत से लोग ये कहेंगे इस पे आकर कि वो आपसे कैसे मिल सकते हैं, उनको सलाह लेना, उनके पास पैसे हैं, ऐसा कमेंट मेरे पास आता है। लेकिन क्या होता है ना कि पैसा बहुत लोग रखे हैं, लेकिन लगाना कहाँ है। जब उनको सही तरीका नहीं पता होगा ना, तो आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे जो कहते होंगे मेरा पैसा डूब गया, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है। यही वजह है कि मैं आपसे ये पूछ रहा था। लेकिन इन्वेस्टमेंट का आपका टॉपिक इतना लंबा है ना उस किताब में, बहुत से लोग तो ये भी बोलेंगे कि किताब कहाँ मिलेगी, मुझे ये बता दो। तो अच्छा बता दो, ये किताब कहाँ मिलेगी लोगों को? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में मिल जाती है। मिल जाती है उनको? हाँ, द रियल रिसर्च करना मिल जाएगी। ओके। एक सवाल जो आया हुआ है वो मैं ले रहा हूँ, क्योंकि सवाल अमूमन कब लिखता हूँ मैं, वो ये कि एक व्यक्ति ने पूछा कि वो और उसके दोस्त ने सेम व्यवसाय सेम जगह पे और सेम पैसा लगा करके शुरू किया, मार्केट में डिमांड भी सेम थी, लेकिन वो टॉप पे निकल गया, दूसरा फेल हो गया। गलती कहाँ हुई होगी उससे? गलती स्केल सारा मनी मैनेजमेंट का होता है सर। अच्छा। देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को हमने डूबते देखा है। हाँ। जो बड़ा बड़ा वैल्यूएशन पे चली जाती हैं, बड़ा बड़ा टर्नओवर करने लग जाती हैं, हाँ। डूब जाती हैं। सर गलती सारा कैश फ्लो का होता है, मनी मैनेजमेंट का होता है। आता हुआ पैसा संभल नहीं पाता और वो इधर उधर चला जाता है। अच्छा। खेल सारा मनी मैनेजमेंट का है सर। आपने बाईजूस का आपने सुना होगा किस्सा? मेरे दिमाग में वही चल रहा था। अभी वो एक ब्लू करके कोई तो टैक्सी वाली कंपनी थी, हाँ, उसका हाँ। आपने सुना होगा कि मालिक ने मार्केट से पैसा तो खूब उठाया, हाँ। और मार्केट से पैसा उठा करके गुड़गांव के डीएलएफ कैमेलिया में जाकर के 100 करोड़ 50 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया। हाँ। तो ये मिस मनी मैनेजमेंट है। आपका इन्वेस्टर्स का पैसा है, वो इन्वेस्टर्स का पैसा आपका धंधे में लगना चाहिए था। आप पर्सनल लग्जरीज एंजॉय कर रहे हो, कब तक चलेगा धंधा? तो डूबेगा 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 डूबेगा। सर 2 भाई ना, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, हाँ। दोनों को बराबर चीजें दी गई थी ना। इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो एक आदमी उधर पहुंचाया, दूसरा आदमी इधर लेके गया। फर्क कहाँ था? एक ही बाप के बेटे थे। सकता। हाँ। मनी मैनेजमेंट। एक आदमी को बॉलीवुड में एंजॉय करना है, दूसरे आदमी को धंधे में एंजॉय करना है। गया, फर्क आ गया। इसी से लगा हुआ एक सवाल पूछ लेता हूँ मैं आपसे। आप कहते हैं बड़े आदमी को फॉलो करो, जिंदगी बदल जाएगी। बड़ा अंबानी तो अंबानी भी है, उसने बिटिया की शादी में 500 करोड़ फूंक दिए। अभी छोटा आदमी अगर फॉलो करके अपनी जितनी संपत्ति फूंक दे तो वो कैसे बड़ा आदमी बनेगा? हाँ सर, वो संपत्ति है ही नहीं ना उसके लिए। हाँ। अब बताता हूँ कैसे। लगभग 700 करोड़ का आसपास उसने खर्च किए। हाँ। सर 700 करोड़, वो आदमी है 7 लाख करोड़ का। हाँ। 7 लाख करोड़ का आदमी 700 करोड़ खर्च कर रहा है, तो अपने टोटल कैपिटल का वो तो 1% खर्च कर रहा है। हाँ। सर हमारे बैंक में अगर 10 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए हम शादी में खर्च कर रहे हैं, मतलब 10% कर रहे हैं। 1000 होगा 1%। 1000 रुपये में कुछ होता है क्या? नहीं ना। आजकल शादी में 10, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख उड़ा देते हैं आराम से। लेकिन 50 लाख उड़ाने वाला कौन सा आदमी है जरा देखना। जो आदमी महीने का 2 लाख भी नहीं कमा रहा ना, वो भी 50 लाख उड़ाने का प्लान कर रहा है। सर कमाई 2 लाख की है, उड़ा 50 लाख रहे हो। वो आदमी 7 लाख करोड़ का आदमी है, 700 करोड़ कमा रहा है, 700 करोड़ उड़ाया है। कुछ नहीं तो है। कौन सा बड़ा उड़ा लिया वो? हमको लग रहा है कि 700 करोड़ है, बहुत ज़्यादा उड़ा दिया। अरे हम अपनी औकात के हिसाब से सोच रहे हैं। हाँ। हमारी औकात 700 करोड़ की नहीं है, लेकिन वो 700 करोड़ का आदमी नहीं है। हाँ। वो 700 करोड़ यूँ उड़ा देता है। हमको 700 करोड़ कमाने में 7 जन्म लग जाए, और वो 700 करोड़ इसलिए उड़ा दे रहा है क्योंकि 7 लाख करोड़ का आदमी है वो। हम बन जाए 7 लाख करोड़ के आदमी तो 700 करोड़ उड़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फॉलो करने की कौन सी बात करते हैं कि बड़े लोगों को फॉलो करना चाहिए? अब जैसे इसको और थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ मैं। मैंने पढ़ा था आपकी किताब में ही कि आम आदमी जब बड़े लोगों को फॉलो करता है तो उनके जैसा कपड़ा, जूता और ये सारी चीज़ें पहनना, गाड़ी घोड़ा चाहता है वो। और वो जो गाड़ी खरीदते हैं, जो बिल्डिंग खरीदते हैं, जो ऑफिस खरीदते हैं, उसका भी बिजनेस में यूज़ कर लेते हैं वो। तो आम आदमी को इतनी समझ नहीं होती, तो वो कैसे इसको फॉलो करे?
सर मुकेश अंबानी को कई बार आपने वीडियो में देखा होगा, हाँ, न्यूज़ में देखा होगा। हाँ। कौन से ब्रांड का कोट होता है उसके ऊपर, कौन से ब्रांड के वो जूते पहनता है, कौन से ब्रांड का शर्ट होता है, देखा कभी? लेवल ही नहीं लगा होता। नहीं होता। मार्क जुकरबर्ग पे कौन सी टी शर्ट होती है, कौन से ब्रांड की, दिखता ही नहीं है। सर वो कौन से ब्रांड का वॉच पहनता है, दिखता ही नहीं है। नारायण मूर्ति पे नहीं, वॉरेन बफे पे, सर जेफ बेजोस पे, एलोन मस्क पे, किसी के तन पे यहाँ से लेकर के नीचे तक कोई ब्रांड का लोगो दिखता है क्या? ना सर वो कितने की शर्ट पहना है पता चलता है क्या? ना। हम क्या करते हैं, हमारे ब्रांड पहले दिखना चाहिए। अरे भाई ये कोट ब्लेजर कौन से ब्रांड बड़ा होना चाहिए। फर्क आ गया ना। सर वो इतना बड़ा आदमी, ब्रांड पहनना तो छोड़ो, ब्रांड वो रातों रात खड़ा कर दे। वो कौन सा ब्रांड बोलो, वो 1 मिनट लगेगा, वो खरीद लेगा, वो कंपनी ही खरीद लेगा। वो पूरे बॉडी पे ब्रांड चिपका सकता है, दुनिया का लग्जरी से लग्जरी ब्रांड। कोई ब्रांड नहीं दिखता उसके शरीर पे। लेकिन हम मिडिल क्लास, हमको लुई विटॉन दिखाना है, हमको अरमानी दिखाना है, हमको डीजल दिखाना है। हैं? साइकोलॉजी नहीं पकड़ते हम, केवल फॉलो करते हैं। सर सोचो ना, ये जितने लग्जरी ब्रांड्स हैं हाँ, जिनका आपने नाम भी लिया है, हाँ, एक डेटा मैंने पढ़ा था कि इनको खरीदने वाले ज़्यादातर वो लोग हैं जो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे से। एस्पिरेशन है सर, ये अच्छा। ड्रीम बना के बेचा जाता है। सर अमीरों को तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अमीरों की अलग ही कहानी चल रही है। उनको लुई विटॉन के बेल्ट और जूते और बैग से मतलब नहीं है। उनको डीजल के जूते नहीं चाहिए, उनको अमेरिकन या अरमानी की चीज़ें नहीं चाहिए। वो अपने धंधे में लगे पड़े हैं सर। हाँ, आदमी इन चीज़ों में, हम मिडिल क्लास इन चीज़ों में फंसा हुआ है। कौन सा ब्रांड कहाँ दिखे मेरा, नहीं दिखेगा तो क्या हो जाएगा, छोटे हो जाएंगे। लोग क्या कर लेंगे, गरीब समझ लेंगे। और गरीब समझ जाएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। हमको सम्मान चाहिए सोसाइटी में, भौकाल चाहिए, भौकाल बनाना है। मैं देखो अक्सर कहता हूँ ना, ज़रूरत की कमाई को अगर भौकाल बनाने में लगाओगे फिर आप कर्जे के दलदल में फंसोगे। ज़रूरत की कमाई से ज़रूरत ही पूरा करो। क्या भौकाल तब दिखाओ हाँ। जब ज़रूरत से ऊपर की कमाई जेब में आ रही है, तब कोई बुराई नहीं है। मैं तो बताऊँ लग्जरी एंजॉय करो, ठीक है, लग्जरी दिखाना भी कर भी लो, औकात बना लो पहले उसके लिए। ईएमआई से औकात नहीं दिखाया जाता। क्या मैं तो वही सोच रहा हूँ, क्या मज़ेदार बात कही आपने कि ये लोग इसको ड्रीम बना के बेचते हैं और ये अमीरों के लिए होता ही नहीं है, ये उनके लिए होता है जो कर्ज लेके इसको पहने। सर महंगी चीज़ें उन्हीं के लिए बनाई जा रही है जो महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, उन्हीं का सपना बनाया जा रहा है। क्योंकि जो सामर्थ्यवान है उसको तो मतलब ही नहीं है इससे। मतलब ही नहीं इन चीज़ों से। अच्छा, एक नया कोई लड़का है, अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता है, स्टूडेंट है, उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी करनी मैं चाहिए? इसलिए सवाल को पूछा हूँ ना, एक तरफ वो उतने बड़े लोगों को देख रहा है, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग तो वो देख नहीं पाता है। जैसा कि वो बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बड़ी चीज़ें लेते तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका भी अपना यूज़ करते हैं बिजनेस में, ये उसको देख कर जाता है। तो शुरुआत में इसको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए? सर फाइनेंशियल प्लानिंग से ना फाइनेंशियल माइंडसेट पहले समझाता हूँ, वो ज़रूरी है। अगर तभी प्लानिंग काम कर पाएगा। क्योंकि सबको पता होता है इन्वेस्ट करना चाहिए, सेव करना चाहिए, हाँ। सबको पता होता है, कर कोई नहीं पाता। हाँ, क्योंकि उसके पहले की चीज़ नहीं पता होती है। हाँ। मैं कहता हूँ सर, जब नया नया नौकरी चाकरी लगता है ना, सन्यासी वाला जीवन जियो। अच्छा, सन्यासी वाला जीवन जीने का मतलब समझिएगा। मैं ये नहीं कह रहा घर बार त्याग दो, बीवी बच्चे त्याग दो, नहीं, बीवी तो शादी करने तो मैं पहले ही कह रहा शादी वादी करके सन्यासी वाला जीवन जियो। कैसे? मैं कहता हूँ अगर मान लो 22 साल की उम्र में आपकी नौकरी लग रही है, हाँ, सर अगले 10 साल हाँ, ज़िंदगी में आपके दोस्त ना हो चलेगा, आपको कोई शादी में नहीं बुलाता, कोई बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाता, किसी तरह के पार्टी में नहीं बुलाता, सब चलेगा। आपको कोई जानता नहीं है, आप ही की सोसाइटी में चलेगा। आपको कोई पूछता ही नहीं है, बाहर निकलो तो भी चलेगा। आपके व्हाट्सएप पे किसी का हैप्पी बर्थडे वाला मैसेज नहीं आता तो भी चलेगा। लेकिन ये 10 साल ऐसी जगह पे लगाओ, इतनी मेहनत करो खुद पे, इतनी स्किल डेवलपमेंट कर लो कि 10 साल बाद आपका जब बर्थडे आए ना तो फ़ोन उठाओ तो साला फ़ोन हैंग कर दे, इतने बर्थडे मैसेजेस। अब बर्थडे मैसेजेस तो छोड़ो, आदमी लाइन लगा के घर के बाहर खड़ा हो काजू बर्फ़ी लेकर के कि सर हैप्पी बर्थडे बोलने आए हैं आपको। वो 10 साल अगर तपस्या में डाला तो, आदमी 10 साल वो डालता नहीं है। इसलिए पूरी ज़िंदगी ये नौबत ही नहीं आती कि गेट के बाहर काजू बर्फ़ी लेके आदमी खड़ा हो। मुर्दे में भी जान डाल देगी ये लाइन। और ये समझने वाली बात है। हाँ। इसमें मैं थोड़ी सी आपकी कल्पना कर रहा था कि एक लड़का बिहार से चलता है, इस शहर में आता है, वो अननोन रहता है, अचानक से वो सबके बीच में आ जाता है और अब तमाम बड़े ब्रांड आते हैं आपके साथ कि थोड़ा अपना टाइम दे दो। मैं तो आपकी कल्पना कर रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने भी अपने आप को देखा है इस रूप में? ये मैंने किया है सर।
अच्छा। मैंने बहुत सारी गलतियां करी है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करी है। हाँ। मैंने एक वीडियो भी करा था कि कितनी बार मेरी जॉब छूटी, कैसे कैसे मैंने रिकवर किया। तो हाँ। मैं उसमें ये बताता भी था कि जब जब मेरी जॉब छूटती थी, हाँ। तो बड़ा लंबा इस कहानी है वो, जो स्टॉक पे मैंने शेयर किया, मेरे वीडियो में भी है। तो शॉर्ट में बताता हूँ कि जब जब मेरी नौकरी जाती थी, मैं अगली नौकरी की तैयारी के लिए कमरा बंद हो जाता था, और मुझे सिर्फ 10 दिन लगते थे अगली नौकरी पाने में। अच्छा। 10 दिन मैं क्योंकि झोंक देता था ना खुद को, कमरा बंद, मुझे घर वालों से मतलब नहीं, और घर वालों को मैं बोल देता था 10 दिन के लिए मुझे छोड़ दो, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ खाना खाने बाहर आऊँगा, फिर कमरे में। उनको भी समझ में आता था ये आदमी पागल है, 10 दिन के लिए अकेले रहेगा, अगले दिन नौकरी लेके निकलेगा, और वही होता था। ओके। सर मैं कहता हूँ ये 10 दिन तो छोटा पीरियड इसलिए था कि अगली नौकरी लेने की बात थी, लेकिन जब करियर बनाने की बात है ना, तो 10 दिन में नहीं होगा। 2 साल, 3 साल। अरे भगवान राम को 14 बरस वनवास काटना पड़ा था, तब जाके भगवान की उपाधि मिली थी 14 साल बाद। अरे आप 2 साल रह लो, 3 साल रह लो, 5 साल रह लो अकेले वनवास के तौर पे। वनवास का मतलब कोई जानता नहीं आपको, कोई पहचानता नहीं आपको, अपने ही गली मोहल्ले में कोई पता ही नहीं है ये कौन आदमी है, यहीं का रहता है, कहाँ का रहता है पता नहीं। ये नौबत इस तरीके से अगर आप ज़िंदगी जी रहे हो, तो 10 साल बाद देखो कैसे ज़िंदगी बदलती है। हर आदमी पहचानेगा, वो दिन भी ले आओगे आप ही। वनवास जरूरी है सर जिंदगी में ना, एक पीरियड वनवास का तय करना पड़ेगा आपको। 2 साल का तय करो, 5 साल का तय करो, 10 साल का तय करो, एक वनवास का पीरियड तय करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। हाँ, तभी हम कहीं ना कहीं अपने मूल स्वरूप को गढ़ पाएंगे। कभी आपके साथ ऐसा ज़िंदगी में हुआ है, मैं नाम नहीं जानना चाहूँगा, कि जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया हो कभी, वो आज आपसे मिलने आते हो और कहते हो कि यार थोड़ा सा मुझे इसके बारे में ज्ञान दे दो, जिस चीज़ के लिए आपको रिजेक्ट किया हो? बहुत हुआ है, बहुत बार हुआ है। मेरे कंपनी के बॉस थे जिन्होंने मुझे निकाला था, अच्छा, फायर किया था। हाँ। उनका एक दिन फ़ोन आया हाँ। कि यार मेरा बेटा तुम्हारा बड़ा फ़ैन है, हाँ। बात करना चाहता है वीडियो कॉल पे। हाँ। मैं कहा कमाई कराइए सर। हाँ। तो कराया उन्होंने। फिर वो बात करने के बाद बड़ी लंबी बात हुई, बात करते करते वही इमोशनल हो गए। इमोशनल मुझे होना चाहिए था, वही इमोशनल हो गए। यार क्या दिन थे वो, आज तुम कहाँ पहुँच गए। वो ठीक है, नॉर्मल चलता है। किसी की संगत से भी रंगत निखर सकती है क्या, और किसी की संगत भी किसी को कंगाल कर सकती है या करोड़पति बना सकती है? खेल सारा ही संगत का होता है सर। दरअसल देखो होता क्या है ना, इंसान की ज़िंदगी उसकी सोच और संगत का ही असर होता है, रिजल्ट होता है। इंसान की सोच जैसी होती है वैसी उसकी संगत बनती चली जाती है, मतलब वो वैसे लोगों से घिरता चला जाता है। अच्छा, आदमी की जैसी संगत होती है वैसी उसकी सोच बनती चली जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आदमी अपनी सोच खुद नहीं बदल सकता, या आदमी की सोच कैसी होनी चाहिए वो डिसाइड करना मुश्किल होता है, लेकिन आदमी अपनी संगत को जरूर चूज कर सकता है। आदमी अपनी संगत जरूर डिसाइड कर सकता है। तो सही संगत में अगर हो तो सही सोच बनी जाती है, और सही सोच बनी तो सही जिंदगी बन जाती है। किसी फिलोसोफर ने कहा था, मुझे हो सकता है आप इसको शायद बेहतर समझा पाएं, किसी ने कहा था कि आप अपने दोस्तों की सर्किल बताइए, मैं ये बता दूंगा कि आपकी जेब में रुपया कितना है। हाँ, वो है ना, किसी किताब में ये है कि आप मुझे 5 दोस्तों की सैलरी बताओ तो हाँ। मेरी कमाई में बता देता हूँ। हाँ, तो उसके आसपास ही होगी। तो ये ऐसे ही तय होता है ना कि जो जितनी बड़ी सोच होगी, जितने बड़े वो लोग होंगे, उतना ही बड़े आप होंगे। हाँ, बिल्कुल। वॉरेन बफे का दोस्त कभी भी आपको 50,000 की कमाई करने वाला आदमी नहीं मिलेगा। उसको समय ही नहीं होगा उसको देने के लिए। 50,000 महीना कमाने वाले का दोस्त कभी जेफ बेजोस हो ही नहीं सकता। जेफ बेजोस का दोस्त माइक्रोसॉफ्ट का मालिक होगा, वॉरेन बफे होगा नहीं। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है। आप एक चीज़ शुरू में बोले थे ना, ये सवाल भी वहीं ले जाके छोड़ता है। आप कह रहे थे कि जो लिटरेसी होती है, मतलब इकोनॉमिकल जो शिक्षा होती है लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। आप इसका दोष कहाँ देखते हैं? आजकल तो हर कोई ज्ञान दे रहा है, हर कोई कह रहा है इन्वेस्ट करो, ये करो, और हर कोई अपने पॉडकास्ट पे बैठ करके और बड़ी बड़ी संस्थाएं खोल करके ज्ञान दे रहा है। फिर भी लोग शिक्षित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या ज़रूरत स्कूल और कॉलेजेस में है या कहीं और? स्कूल कॉलेज में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर। हाँ, और उससे पहले घर का रोल आता है। ओके। देखो आप मारवाड़ियों को अगर देखो, हाँ, तो मारवाड़ी लोगों का कल्चर होता है कि उनका बच्चा भले स्कूल में जा रहा है, 12-15 साल का अगर बच्चा है ना, भले स्कूल जा रहा है, वो कॉलेज जा रहा है, दिन भर पढ़ाई कर ले, रात भर पढ़ाई कर ले वो, लेकिन 2 घंटे पे दुकान पे जरूर बिठाएंगे वो। कितना भी बिजी है, कितना भी खेलकूद कर ले, कितना भी पढ़ाई कर, लेकिन 2 घंटे दुकान पे जरूर बैठ। क्यों बिठाते हैं वो दुकान पे बैठने से वो रियल लाइफ में नए नए कस्टमर्स, नए नए लोगों से मिलता है, नई नई साइकोलॉजी समझता है, नए नए तरीके सीखता है, पीपल हैंडलिंग के, लोगों को हैंडल करने के। वो जिंदगी की असली सीख है जो हम मिडिल क्लास को, जो हम धंधे पाने वाले परिवार से नहीं आते हैं, ये सब हमको तब सीखने को मिलता है जब हम आधी ज़िंदगी जी चुके होते हैं। बहुत लेट हो जाता क्योंकि असली ज़िंदगी में यही स्किल तो काम आता है जो इन मारवाड़ियों के बच्चे स्कूल कॉलेज में सीख लेते हैं।
हमको सीखने में आधी जिंदगी के बाद आता है ये, और फिर हम पछताते हैं। फिर हम पछताते हैं, अरे हमको कहीं नहीं मिला। सवाल पूछने का तो बहुत मन कर रहा है मेरा, लेकिन घड़ी की सुई भी ना टिक 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 करते चली जा रही है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो कम से कम मेरे पास 150 सवाल होंगे पूछने के लिए, और वो सारे सवाल होंगे जो लोगों ने मेरे अलग अलग वीडियो के कमेंट में आगे किए हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे कि हम दोबारा बैठें, और मुझे लगता है लोग भी इस चीज़ को मांगेंगे। लेकिन कुछ सवाल है जिसमें मैं समेटना चाहूँगा। आपकी नज़र में पैसा कमाना महत्वपूर्ण है या बचाना? पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, बचाना देखो महत्वपूर्ण तो दोनों है। आदमी पैसा कमा ही नहीं पाएगा तो बचाएगा क्या, और बचा ही नहीं पाएगा तो फिर कमाने का क्या फ़ायदा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दोनों है। अब ये है कि आदमी दोनों काम कैसे कर रहा है। हालांकि मेरी पर्सनल लाइफ से अगर मैं आपको बताऊं ना, मैंने जो पर्सनली सीखा है, पैसा कमाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बचाने से। ठीक है, हालांकि दोनों है, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रायोरिटी की बात कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कमाना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कैसे? एक टाइम था जब मैं 30,000 रुपये महीना कमाता था। ओके। 20,000 रुपये होम लोन की EMI देता था। अच्छा। 10,000 रुपये में पूरा घर चलाना पड़ता था, तो बच्चा कुछ पाते नहीं थे। खर्चे कितना ही कर लेंगे। मतलब एक आदमी 3-4 लाख रुपए से अगर वो नशेड़ी भंगेड़ी गंजेड़ी नहीं है तो 3-4 लाख रुपए से ऊपर क्या ही खर्च कर लेगा दिल्ली NCR जैसी जगह में रह करके भी। बात तो सही है। तो खर्चे करने के बाद भी इतने पैसे अगर अपने आप ही बच जाते हैं तो बचाने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है। ये होता है अगर कमाने पे फोकस है तो, कि बचाने के लिए आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात आपने बोला है कि बचाने की नौबत ही नहीं आएगी, इतना हो जाएगा आपके पास कि वो अपने आप बचेगा, अपने आप ही बचेगा, ऑटोमेशन पे चला जाएगा वो। लेकिन दूसरा केस तब बनता है कि जब आपकी कमाई एक सीमित है, तब बचाने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। बचाने के लिए दिमाग लगाना, स्ट्रेटेजी लगाना, अपने खर्चों पर कंट्रोल करना, अपने माइंडसेट को थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। एक कहानी आपने सुनाया था इसी पे, जो ये हमारा सवाल था ना, उस पे कि कैसे कमाने के तरीके कुछ और हो सकते हैं नज़रिया बदल करके। अगर आपको याद है तो आपके कहाँ मतलब किताब के लास्ट हिस्से में वो कहानी है कि जब सब लोग सोने की खुदाई कर रहे हों तो आपको सोने की खुदाई नहीं करनी चाहिए बल्कि सामान बेचना चाहिए। ये कहानी का तात्पर्य क्या था? मैंने ये उसमें शायद लिखा था कि पूरी दुनिया जब सोने के खदान की खुदाई करने में लगी हो, तो आप भी खुदाई करने मत जाओ। खुदाई करने के लिए जो सामान की ज़रूरत होती है वो सामान बेचने में लग जाओ। एग्जाम्पल समझाता हूँ। 2020 में जब कोविड आया था, पूरी दुनिया मास्क मांग रही थी, मगर कुछ लोग कफन बांध के निकल गए थे मास्क बेचने के लिए। सर, जो लोग मास्क मांग रहे थे, जो लोग मास्क खरीद रहे थे, वो अमीर बन पाए कि नहीं बन पाए पता नहीं, लेकिन जो मास्क बेच रहे थे वो सब धंधे वाले बन के निकले, मोटी कमाई करके निकले। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है ना? नहीं। सर, पूरी दुनिया IPL देखने में लगी है, लेकिन कुछ लोग IPL खिलवाते हैं। पैसा कौन बनाता है? देखने वाले, खिलवाने वाले। सर, पूरी दुनिया आज YouTube पे, Instagram पे, Facebook पे कंटेंट कंज्यूम कर रही है, लेकिन कुछ लोग कंटेंट बनाने में लगे हैं। पैसा कौन बनाएगा? जो कंटेंट बनाएगा। समझ रहे हो ना? पूरी दुनिया जो काम कर रही है, जिस चीज को यूज कर रही है, मैं भी उस चीज को यूज नहीं करूंगा। वो चीज को मैं बेचने में लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है पूरी दुनिया वो खरीद रही है, मेरे को नहीं खरीदना, मैं वो चीज बेचूंगा। सर, पूरी दुनिया जिस दिन स्पोर्ट्स शू खरीदने में लग जाएगी, मैं भी स्पोर्ट्स शू खरीदूंगा क्या? बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा या बेचूंगा। अच्छा, सब माइंडसेट का कमाल है ना? सब माइंडसेट का खेल है। आप एक चीज़ कहते हैं ना कि सही उम्र में सही काम करना चाहिए, और आपने 3-4 उम्र के एक स्टेप बताए हैं। आपके लिहाज से क्या है सही? कौन कौन सी उम्र में कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए? पूरी किताब याद कर ली आपने, लग रहा है। अरे, मैंने आपकी किताब को 2 बार पढ़ा है। अरे, मैं भी वो किताब दिखाऊंगा भी, लास्ट में लोगों को दिखाऊंगा भी। और मजेदार बात, लोगों को लग रहा होगा ना कि ये मेरे क्वेश्चन है, ये किताब से वो उपजे हुए क्वेश्चन है जिसको अगर मैं सबके सामने रख दूं तो जाने कितने लोगों की जिंदगी का भला हो जाए। हाँ, ये बात तो है, लिखा ही इसी पर्पस से था। हाँ, नहीं, सबसे अच्छी बात क्या ना, फाइनेंस एक बहुत टफ टॉपिक है, उसको ना पढ़ना और समझना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन जिस तरह से आपने बोरिंग काम होता है, हमने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की। अभी जो इसको सुन रहा होगा ना, उसको मजा आ रहा होगा, उसको कहीं से ये नहीं लग रहा होगा कि यार हम फाइनेंस में इतना गुड़ विषय सुन रहे हैं। लेकिन जो आपके किस्से कहानी जैसे आप इसमें बता रहे हो ना, वैसे जो किताबों में लिखे हुए हैं ना, उसने मुझे इतना प्रेरित किया कि यार मुझे बात करनी है इस किताब पे। ओके, और इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो वो मुझे 4 सेक्टर बता दीजिए जो आप कहते हैं कि सही उम्र पे सही काम करना चाहिए। तो किस उम्र पे क्या काम करना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं कहता हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है ना, आदमी के 3-4 स्टेजेस होते हैं। एक छोटा बच्चा, मैच्योरिटी नहीं होती उसमें, लेकिन बॉडी में एनर्जी भरपूर है। ये तो ठीक है,
गलतियाँ करेगा, खूब गलतियाँ करेगा, मैच्योरिटी नहीं है, समझ नहीं है, फिर वो जवान हो जाता है, हाँ। 18-20 साल का हो जाता है। ये वो फेज़ होता है जब मैच्योरिटी भरपूर है, एनर्जी भी भरपूर है, दोनों भरपूर है। तीसरा एक फेज़ होता है बुढ़ापे के करीब आ जाते हैं, या बुढ़ापा आ जाता है, मैच्योरिटी पीक पे, पूरी दुनिया देख रखी है, लेकिन एनर्जी शरीर में है ही नहीं कुछ करने की। ठीक है, तो 3 फेजेस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बीच वाला फेज है ना, जब एनर्जी और मैच्योरिटी दोनों है, यहाँ पर हमें तय करना है कि हम अपना समय और पैसा दूसरों को दिखाने में लगाएं या अपनी ज़िंदगी बनाने में लगाएं। बात तो सही है, क्योंकि दोनों चीज़ें करने के लिए एनर्जी चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, वो दोनों उस फेज़ में होती है। और ये जो फेज़ होता है 20 साल के आसपास का होता है सर। 20 साल से 40 साल के बीच आपकी ताकत भरपूर है, एनर्जी भरपूर है, मैच्योरिटी भरपूर है, उसके बाद आपकी बॉडी की एनर्जी गिरने लग जाएगी। बिल्कुल सही बात। तो हम डिसाइड करें ना हम कहाँ लगाना है। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ ये जो बचपन का फेज़ होता है ना, बचपन के फेज़ में ना हम आजकल बड़ा अपने बच्चों को पढ़ करते रहते हैं। मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ जो बचपन का फेज़ होता है सर, 80% समय बच्चों का शारीरिक खेल कूद में जाना चाहिए। 20% लगाओ पढ़ाई करने में, बस उतना ही, उतने से जितना नंबर आ रहा है ठीक है, लेकिन 80% समय उसका शारीरिक खेल कूद में जाना चाहिए। मालूम क्यों? लॉजिक है इसका भी कि सर 20 साल के बाद आप जिंदगी के मैदान में जब आप कूदेंगे ना, जब आप संघर्षों का सामना करेंगे, जब आप लोगों का मजाक सहेंगे, जब अलग अलग तरीके से आपकी सोच आपको परेशान करेगी, मतलब परेशान होंगे आप, तब आप बड़े खिलाड़ी नहीं हो रहे होंगे, तब आपका अगर शरीर बचपन का खेला कूदा हुआ शरीर है ना, शरीर साथ देगा और मेहनत करने में। लेकिन बचपन का ही अगर वो कंप्यूटर और पढ़ाई में आप लगे हुए शरीर को त्याग करके, तो सर 30 साल आते आते शरीर जवाब दे देगा ऐसे आदमी का। ऐसे लोग वो जिंदगी के संघर्षों को झेल ही नहीं पाएगा, उसका शरीर सपोर्ट नहीं करेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा वो। उसका मन बहुत मेहनत करने का करेगा, बहुत कुछ करने का करेगा, लेकिन शरीर नहीं सपोर्ट करेगा। इसलिए बचपन का समय खेलकूद में जाना जरूरी है। ताकि हमारे घर में सर कंप्यूटर है, लेकिन हमारे घर में बच्चों का समय फिक्स है, 1 घंटे से ज़्यादा कंप्यूटर नहीं। ओके सर जमाना आज एडवांस है। माँ बाप आज अपने बच्चों को कंप्यूटर में झोंक रखा है, गेमर बनो, ये बनो, फोन कंप्यूटर का ज़माना है। नहीं चाहिए सर ऐसा ज़माना है। शरीर पहले, खेल कूद में जा, समय लगाओ। मेरा एक बेटा फुटबॉल खेलता है, दूसरा बेटा टेनिस खेल रहा है, वो खेलते रहो और खेलते रहो। पढ़ाई लिखा कम करो, 50% पासिंग मार्क्स ले आओ बस, मुझे उतना चाहिए। सुनने वालों को बड़ी हैरानी हो रही होगी। मैं मतलब पढ़ाई को, एजुकेशन को वो नहीं कर रहा कि ख़राब है छोड़ दो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के बच्चे जो डेवलप होते हैं ना, आप देखेंगे कोई हाई स्कूल में फेल हुआ तो सुसाइड कर लिया, इंटर में फेल हुआ सुसाइड हो गया, किसी की जॉब छूट गई सुसाइड कर लिया। ये वही बच्चे हैं जो मेंटली तौर से डेवलप नहीं हो पाते हैं। ये बच्चे वही है सर जिंदगी को, जिनको बचपन से डंडा डाल के रखा गया, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, और वो बचपन से सिर्फ उन्होंने पढ़ाई करी और कुछ करी नहीं है। ये सुसाइड वाले वो बच्चे होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ जब आपका उम्र 15 साल के आसपास हो जाओ ना, 15 से 20 साल की उम्र में आपको पैसा कमाने वाली चीज़ें सीखने लग जाओ। ओके मतलब दिमाग लगाओ, पैसा कहाँ से कमाया जा सकता है। 20 साल खत्म होते होते आपके हाथ में आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम चालू हो जानी चाहिए। और मैं कहता हूँ 20 से 30 साल अपनी ज़िंदगी को एक्सपेरिमेंट में लगाओ। ओके सेटल वाली बात जो हमने करी ना, सेटल वर्ड आना ही नहीं चाहिए 20 से 30 साल के बीच। सर एक जगह काम कर रहे हो, ये धंधा कर रहे हो, ये नौकरी कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, चेंज करो। अच्छा चेंज कर लिया, ये भी समझ नहीं आ रहा, फिर चेंज करो। अच्छा तीसरा काम किया, वो भी समझ नहीं आ रहा, फिर चेंज। मतलब जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जिंदगी के साथ कर लो 30 साल तक, क्योंकि ये फेज है एक्सपेरिमेंट करने का। आप 60 साल की उम्र में एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, फिर तो इंतजार अलाउ नहीं करेगा ना समय, ना परिवार, ना बजट। ये फेज है, अकेले हो, ज़्यादा से ज़्यादा वाइफ है, कर लो एक्सपेरिमेंट को। अच्छा एक्सपेरिमेंट करते 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 जिंदगी की बहुत सारी सच्चाई आपको समझ में आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, ये करियर मेरे लिए नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आएगा इसमें। एक चीज़ मिल जाएगा, अरे इसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है, इसमें मैं पूरी ज़िंदगी झोंक सकता हूँ। वो एक चीज़ ढूंढने में समय लग जाएगा सर, लगा दो 10 साल वो एक चीज़ ढूंढने में। वो एक चीज़ मिल गई तो 30 साल के बाद मैं कहता हूँ अगले 20 साल तक कुछ कम नहीं, कुछ नहीं, लगाओ पैसे कमाने में, जान छोड़ दो, फिर सब मिलेगा। हाँ सब मिलेगा, सब मिलेगा। अच्छा जिस तरह से आप बोलते हैं ना, इतना इंटेंस होता है कि कोई एक हल्का फुल्का आदमी बैठे हो सोचेगा आज ही हम पहाड़ तोड़ देंगे, कुछ भी हो जाए साला आज हम खत्म करके ही मानेंगे। गजब, मतलब आपकी बातचीत में ना गजब की इंटेंस है। एक सवाल है जो
एक नहीं दो सवाल हैं जो लोगों के हैं, वो ये कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह के इंतजाम होने चाहिए? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हम्म, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का पहले वर्ड बताता हूँ, मतलब बताता हूँ। हाँ, देखो सर, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, आज सोसाइटी में हर कोई जॉब सिक्योरिटी की बात करता है। नहीं, हम मिडिल क्लास वाले हाँ, लोग यही बचपन से हमने जॉब सिक्योरिटी तो सुना हाँ, है, जॉब सुरक्षित रहे भैया हमारी। नौकरी ऐसी मिले जो इसमें जॉब सिक्योरिटी हो, तभी तो हम सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। भले 10 साल निकल जाए, आधी जिंदगी निकल जाए, लेकिन चाहिए सरकारी नौकरी, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी। हाँ, सर मुझे एक बात बताओ, हम जिस भी जगह पे काम करें, सरकारी हो प्राइवेट हो, हमने अगर अपनी परफॉर्मेंस देने में कमी करी, क्या वो मालिक को हम पसंद आएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं आएंगे ना। निकाल फेंकेगा वो तो मेरी जॉब कभी सिक्योर हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। नहीं मेरी सकता। जॉब तब तक सिक्योर है जब तक मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ। सर ये बात सिर्फ हम मिडिल क्लास के साथ या जॉब वालों के साथ लागू नहीं है, अंबानी जैसे लोगों के साथ भी लागू होती है। पूछो कैसे? सर आज वो जियो का सिम बेच रहा है, जियो के सिम में 50 तरह की दिक्कतें आने लग जाए, उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाए, कस्टमर लेगा नहीं लेगा। तुरंत निकाल के फेंक देगा। बात तो सही है। सर मतलब अंबानी जैसे लोगों का भी सर्वाइवल, उसका भी सिक्योरिटी उसके परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंट है। नो डाउट। लेकिन हम मिडिल क्लास क्या सोचते हैं? जॉब सिक्योरिटी। अरे भैया जॉब सिक्योरिटी उस दिन तक जिस दिन तक तुम्हारी परफॉर्मेंस बनी है। जिस दिन परफॉर्मेंस खराब, लात मार के बाहर निकाल दिए जाओगे। बात तो और ये डर सिर्फ हमको नहीं, अंबानी जैसे लोगों तक को है। हाँ। इसलिए भी वो दिन रात मेहनत कर रहा है, वो तो सबसे ज्यादा कर रहा है ना। हाँ। तो ये जॉब सिक्योरिटी पे मैं इसलिए आया कि अब आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी बता सकूं। सर काम हमको उस लेवल तक जी जान से करना चाहिए जब तक हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक ना पहुंच जाए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप कमा कमा करके इतने एसेट और इतना पैसा जमा कर चुके हो, पूरी ज़िंदगी नहीं कहूँगा, एटलीस्ट 5-10 साल तक आप कमाने लायक ना रहे या कमाने का जरिया चला गया, तो वो एसेट और वो जो सोर्स ऑफ इनकम आपने बनाए उससे आपकी ज़िंदगी बड़े आराम से चल जाए। अगर ऐसा फेज़ आ जाता है, दैट मीन्स वो आदमी फाइनेंशियली सिक्योर हो चुका है। ओके। अब वो आदमी जो काम कर रहा है सर्वाइवल के लिए काम नहीं कर रहा, वो आदमी शौक के लिए काम कर रहा है। जिंदगी मौज ले रहा है वो। मौज ले रहा है वो। उसको मन करेगा गिटार सीखने को, चला जाएगा। उसके पास टाइम की दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है, उसको पेरिस घूमने जाना है, वो चला जाएगा। पैसे भी हैं, टाइम भी है। वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। तो इसलिए मैंने उस किताब में भी लिखा था कि आदमी को जॉब सिक्योरिटी नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के पीछे भागना चाहिए। तब तक काम करो, तब तक वनवासी वाला जीवन जियो, जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल ना कर लो। बहुत पते की बात बताया आपने। ये तो हम जैसे लोगों के लिए भी लागू होता है कि भाई भाग रहे हो, कंपनी चला रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, लेकिन इस पे भी सोचो, एक विंग तो मजबूत करो, वरना जिंदगी का पाला कब बदल जाए कौन जानता है। यस। एक बात बहुत सुनने को आजकल मिलती है, हर एक्सपर्ट कहता है, ये आखिरी सवाल है, क्योंकि सवाल तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो दर्शक है उसको देखने के लिए भी एक टाइम पीरियड दें। अमूमन मैं 1 घंटा 20 मिनट के आसपास देता हूँ, तब तक स्टोरी पहुँच रही होगी हमारी, और मैं उनको लास्ट में एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो वो आखिरी सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि रिस्क फंड बनाओ। रिस्क फंड? हाँ, मतलब रिस्क फंड इन द सेंस कि इमरजेंसी फंड बनाओ, इमरजेंसी फंड रखो। अब वो ये नहीं बताते कि इसको रखो कैसे, क्या सेविंग करके रखो, या अपने घर के किसी बक्से में डाल दो, किसी अलमारी में डाल दो, या कहीं ऐसी जगह डाल दो जहाँ पे आपका ये जो फंड है वो भी बढ़ता रहे और आपकी ज़रूरत पे आपको काम में भी आ जाए। आपने अपनी किताब में इसको जरा विस्तार से लिखा है, इसको जरा बताइए ना कि कैसे करना चाहिए। सर आजकल के बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंस पर जो बातें करते हैं इन्फ्लुएंसर्स, वो भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। स्टॉक में पैसा डालो, म्यूचुअल फंड में पैसा डालो, सबसे पहले इसमें डालो। होता क्या है, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा, सर जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ऊपर वाले से आपकी अच्छी बन रही है, आपके कर्म अच्छे हैं, आप दुनिया में सबके लिए अच्छा कर रहे हो, आप किसी की बद्दुआएं नहीं लेते हो, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या पता कोई गलती ऐसी हो जाए, अब जिसका ऊपर वाला जिस दिन सजा देने लग जाए, कुछ मिनट या कुछ दिन लगेंगे सर सब कुछ बर्बाद होने में। बिल्कुल, रातों रात लोग खराब, रातों रात खत्म हो जाते हैं लोग। और कैसे कितने एग्जाम्पल हैं, कितने ही एग्जाम्पल हैं। तो सर ऐसा कुछ हुआ, अचानक से नौकरी चली गई, अचानक से धंधा डाउन हो गया, अचानक से क्लाइंट चला गया, अचानक से बैंक अकाउंट हैक हो गया, कुछ भी हुआ, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अचानक से रातों रात पैसे की जरूरत पड़ गई, घर में कोई बीमार पड़ गया, पड़ोसी बीमार पड़ गया, किसी रिश्तेदार को एकदम पैसे की जरूरत पड़ गई, तुरंत भेजना है, ऐसे में एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। ठीक है। और ये इमरजेंसी फंड मैं कहता हूँ कि आपकी कमाई का 6 महीने आपका सर्वाइवल बड़े आराम से चला ले, उतना पैसा
होना चाहिए। आपके बैंक एफडी में होना चाहिए। अच्छा, एफडी कहीं और नहीं कहता मैं। एफडी का कहने का कारण ये है कि एफडी एक ऐसी जगह है सर, वो इतना रिटर्न आपको जरूर दे देती है कि आप जो बढ़ती महंगाई है ना, जो सालाना महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, वो उसको बीट कर देती है। एफडी अगर 7% दे रही है, महंगाई 6% के हिसाब से चल रहा है, तो 1% महंगाई से ऊपर एफडी दे देता है। ठीक है, एफडी में रखने का पर्पस रिटर्न कमाना कतई नहीं होता, कंपाउंडिंग करना कतई नहीं होता। एफडी में रखने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी फंड बनाना होता है कि मेरे बुरे वक्त में जब मुझे पैसे की तुरंत जरूरत पड़े तो यहाँ से मैं निकाल लूँ, मुझे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े किसी के आगे। ये होता है इमरजेंसी फंड का पर्पस। और इसलिए मैं कहता हूँ एफडी में रखो कि भैया एफडी एक ऐसी जगह है, आप रात बेरात कभी भी निकालो, 1 क्लिक पे आपके पास पैसा आ जाता है। आप स्टॉक मार्केट में डालोगे 2 दिन लगते हैं पैसा आने में। लिक्विड फंड में लोग डालने को कहते हैं लिक्विड फंड में इमरजेंसी फंड बना करके रखो। अरे सर, कोई भी लिक्विड फंड में डालोगे 2 दिन वहां भी लगता है आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। आपको रात को 2 बजे पैसा चाहिए, वो 2 दिन बाद रात को 2 बजे पैसे देगा, मैं 2 दिन बाद देगा वो। फिर क्या इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड के लिए इसलिए मैं कहता हूँ एफडी से के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लोग कह सकते हैं मैं घर के अलमीरा में रखूंगा, चावल के डब्बे में रखूंगा। सर, फिर महंगाई मार देगी ना। साल में 6% महंगाई हो जा रही है। आज अगर आपके घर के खर्चे 100 रुपये में चल रहे हैं, अगले साल 106 रुपये में चलेंगे। जो चीज़ें आप 100 रुपये में आज खरीद पा रहे हो, अगले साल उन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए 106 रुपये देना पड़ेगा। क्या आपके घर में अलमारी में रखा हुआ पैसा 100 रुपये का 106 रुपये हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होता, और कम होगा। तो आपका पैसा घट गया अलमारी में रख करके। इसलिए एफडी इज द बेस्ट प्लेस फॉर इमरजेंसी। क्या मजेदार बात है ना, इसको आप यहाँ पे ला करके छोड़े हैं जहाँ पे लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ जाएंगी। आपने इन्वेस्टमेंट की बात कर दी, इसी में इंश्योरेंस की बात भी आने वाली थी, बीच में हमने क्रिप्टो पे थोड़ा सा छुआ और छोड़ दिया। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है ये एपिसोड मैं चाहता तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल चीज़ों पे रख सकता था, लेकिन मुझे ये लगा कि ज़रूरत है सबसे पहले तो जीवन जीने के तरीके को सीखने का। पैसा तो तब बचाएंगे और तब बनाएंगे ना जब आपको ये पता हो कि जीवन में कौन सी चीज़ उपयोगी है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन को ही ख़त्म कर रही है। आप चाहे कितनी भी दौलत कमा लें, लेकिन अगर आपको खर्च करने का तरीका नहीं है और जीवन जीने का तरीका नहीं है, तो यकीन मानिए कि वो दौलत आप राख में बदल देंगे। तो इसमें तो हमने उन दोनों चीज़ों को समेटने की कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए कि पैसा कैसे आता है और कैसे जाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं। क्रिप्टो पूरा बचा हुआ है, इंश्योरेंस बचा हुआ है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए वो तो 8-10 पॉइंट हमने बताए हैं। जब उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये पूरा का पूरा बड़ा साम्राज्य है। तो अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जैसा हर बार मैं कहता हूँ। और आप जब लिखते हो तो मैं उस पर काम करने की कोशिश करता हूँ और कोई ना कोई गेस्ट लेकर के आता हूँ। और अगर आपको लगता है कि सागर सिन्हा जी ही चाहिए और इसी अंदाज में चाहिए, जिस अंदाज में वो बहुत ईजिली आपको समझा पाएँ, तो लिख भेजिए। मैं इस कमेंट को दिखा करते कि इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम दोबारा बैठें। और उसके बाद वो आखिरी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं जिस किताब की बात कर रहा था ना, वो ये किताब है। मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है जिसमें 2-2.5 लाख की किताबें होंगी। और मुझे किताबों से बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि आज जो मैं दिख रहा हूं आपको ना, जो मैं बोल पा रहा हूं, ये जो शब्द हैं, ये जो सेंटेंस है, वो इन किताबों की देन है। ये वो किताब थी जिसके लिए मैं 9 महीने से इंतज़ार कर रहा था कि इस पर एक पॉडकास्ट किया जाए। आप पढ़ेंगे तो शायद हमारे पॉडकास्ट से भी सरल भाषा में ये समझ में आए। और मैं थोड़ा सा लालची इंसान हूँ, खासकर किताबों के मामले में। अगर कोई किताब दिखती है और कोई पेन दिखती है तो मैं उसको ख़रीद लेता हूँ और रख लेता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी लाइब्रेरी में होना चाहिए। और मैं थोड़ी सी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूँ उन चीज़ों से जिससे मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। तो भैया इस पर जितना भी बात मैं करूँगा ना वो बहुत ज़्यादा होगी। और भैया और बाबू इसलिए कि हम दोनों एक ही तरफ से आते हैं। आप बिहार से आते हैं, मैं यूपी से आता हूँ। और बैठ करके बहुत मज़ा आया। ये सिर्फ पॉडकास्ट नहीं था मेरे लिए, ये मेरे लिए एक ऐसी बातचीत थी जो सामने वाला देखे, सुने तो वो कनेक्ट हो और इससे चीज़ों को समझे। और दूसरी रिक्वेस्ट ये कि अगर चाहिए तो लिख भेजिए कमेंट में। बाकी इंतज़ार करिए आप भी नए पॉडकास्ट का, और मैं इंतज़ार करता हूँ नए गेस्ट का।